नमस्कार साथियों। सरकार ने जो कानून बनाया है आरटीआई के ऊपर, जो बदलाव लाया है, हमें उसके बेस को लेकर के उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका विरोध कैसे कर सके और इसमें हमें नुकसान क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कानून जो आरटीआई, इसका हमें क्या फायदा था है, और अगर ये बंद हो गया तो कितना नुकसान होगा और क्या नुकसान होगा, इसे हमें सबको समझने के लिए आज जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आरटीआई है क्या और ये क्यों हमारी एक तरीके से सही मायने में आजादी थी, आजादी है। आप दुकानदार से कुछ सामान खरीदते उसको पैसा देकर, या एक मजदूर मजदूरी करता है और ठेकेदार या उसका मालिक या उसका सेठ उसको मजदूरी का पैसा देता है। अगर ये दोनों ही, यानी मजदूर ने मजदूरी की और उसके सेठ ने उसको पैसा नहीं दिया, या दुकानदार को आपने पैसा दिया उसने सामान नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां शिकायत करेंगे और अपना हक मांगेंगे। इस हक के लिए जो भी दस्तावेज तैयार होते हैं, जो भी लड़ाई शुरू होती है, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी के लिए आप उस जगह पे एक आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अगर ये कोर्ट कचहरी में है तो वकील के द्वारा आवेदन देना है आपको, या अगर प्राइवेट है जैसे राशन कार्ड के ऑफिस में या कंज्यूमर कोर्ट में या कहीं ऐसी जगह, तो आपको किसी दलाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सब कब तक हो रहा था? जब तक हमारे को सेकंड आजादी, जो सही मायने में आजादी, आरटीआई कानून नहीं बना था, तब तक यही खेल चल रहा था। दलालों की पूरी फौज लगी हुई थी देश भर में, है? वकीलों की फौज, जो वकीलों के द्वारा हमें काम करवाना पड़ रहा है। वकील अपनी तारीखें, मतलब उस पैसा कमाना है उनको, कंटिन्यू तारीखें तारीखें, ये सारे खेल चलते रहते थे। उसमें आरटीआई आया। आरटीआई इस मायने में आया कि कोई भी व्यक्ति 10 रुपए में अपनी, यानी अगर उसको कुछ भी नहीं मालूम, वो अनपढ़ है, वो अगर अनपढ़ है, वो भी उस डिपार्टमेंट में जाए जहां से उसे दस्तावेज लेने हैं, तो वहां पर एक पीआईओ अपॉइंट होता है सरकारी कानून के हिसाब से, जो केंद्र सरकार ने बनाया था, जो आपकी संसद में बना था। उस कानून के हिसाब से एक अनपढ़ व्यक्ति भी वहां जाएगा, वो अपने मुंह जबानी से बोलेगा पीआईओ को लिखना है और उसके अनुसार उसको वो सारे दस्तावेज देने हैं। और साधन वो खर्चा जो जेरोक्स का है, वो खर्चा खाली उतना लेना है। और ये सब काम सिर्फ 10 रुपए में करने के लिए लागू किया गया था, जिसकी वजह से आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते थे। किस अधिकारी ने काम, अपनी ड्यूटी नहीं करी, किसने क्या नहीं किया, वो सब जानकारी हासिल कर सकते थे। ये सब प्राप्त करने के बाद, ये सब प्राप्त करने के बाद अगर आपको नजर आता है किसी अधिकारी ने या सामने वाले के खिलाफ आपको सबूत मिलते हैं, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। अब ये जानकारी आपकी रोक दी गई। इसको रोका, बोले तो रोकने के लिए एक डायरेक्टली वो नहीं लगाया कि स्टॉपर लगा दिया। आपके ऊपर कुछ बंदिशें लगा दी गई, जिन बंदिशों को आप ये नहीं कर सकते
जिन बंदिशों की वजह से आप परेशान होकर आरटीआई जैसे आवेदन को या उस आजादी को या उस हक को प्राप्त करने से पीछे हट जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार से आप दुकानदार को पैसा देके सामान खरीद रहे हो, उसी प्रकार से पैसा देकर के आप पीआईओ से आप जानकारी मांग रहे हो। अगर दुकानदार ने आपको सामान नहीं दिया आपके पैसों का या गलत सामान दिया, तो आप उससे वो हक ले सकते, उसको सजा दिला सकते। ठीक यही कार्य आप पीआईओ के साथ भी कर सकते हैं। ये पूरा जैसे आईपीसी के सेक्शन या बीएनएस के सेक्शन आपके लागू होते थे, वही सेक्शन पीआईओ के ऊपर भी लागू होते हैं और इस काम को राजस्थान में बहुत अच्छी प्रकार से किया जा रहा है। इसके अलावा आप कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वो जानकारी, जिस जानकारी की वजह से आपको इंसाफ मिल सकता था, जिस जानकारी के ना मिलने की वजह से आपको लाख रुपए का, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का या कुछ भी नुकसान हुआ है, जो भी वो नुकसान की भरपाई आप ले सकते हैं। और ये कानून बिना कोर्ट जाए आपको ये अधिकार मिल सकता है। इसके लिए ये कानून बना था। आज हालत क्या कर दी है इन लोगों ने, इन्होंने जो सेक्शन 3 मतलब जो अभी कानून बनाया 12 जून को इलीगल तरीके से, अगर इनको कानून बनाना था तो ये कानून सिर्फ जो आरटीआई का कानून 27 है, 27 2005 जो केंद्रीय सूचना यानी केंद्र सरकार का बना हुआ कानून है, जो संसद में बना हुआ कानून है, उसकी धारा 27 के अनुसार ये केवल क्या अपनी शुल्क को निर्धारित कर सकते थे या उससे रिलेटेड प्रावधानों को इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा कोई दूसरा कानून में उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी सरकार। सबसे पहली चीज तो ये छेड़छाड़ करने की इनको जरूरत क्यों पड़ रही है और ये कानून किस लिए बना? ये कानून बना था जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी आपने एक शिकायत करी, शिकायत पर कार्रवाई नहीं करी, बल्कि एक पुलिस वाला जो है ना, पुलिस थाने में आप जाते हैं, जो पैसा खिला देता है उसकी तरफ से तुरंत एफआईआर हो जाती है। वहां ये भी नहीं देखा जाता कि उसके द्वारा दिए गए सबूत सच्चे हैं या झूठे हैं, या वो सही दिशा में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, ये नहीं देखा जाता। वहां वो अधिकारी, वो सीनियर वहां के पुलिस वाले बिल्कुल सच्चे ईमानदार हो जाते हैं, संविधान के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं देखिए दलित कुमार का ये कानून है, चाहे सबूत हो या ना हो, हमें तो एफआईआर करनी है। पैसा मिल गया, फटक से एफआईआर हो गई, ऐसे कितने ही किस्से मौजूद हैं। और अगर आप सबूत के साथ जा रहे लेकिन पैसा नहीं दे रहे, तो आपकी एफआईआर नहीं की जा रही है। अब एफआईआर नहीं की जा रही है तो क्यों नहीं की जा रही है, उसका विस्तृत कारण बताना उनके लिए जरूरी है। जिसके भी कई कानून बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि पूरा स्पीकिंग ऑर्डर के साथ वो जवाब आपको देना है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे। तो आरटीआई के तहत हम वो सारे जवाब मांगते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पैसा खा करके, कोई भी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में जहां भी टेंडर प्रक्रिया है, कुछ भी है, रोड जो आपके सामने बन रही है, खुले आम रोड का कचरा हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, रोड को ऐसे हाथों से खोदा जा रहा है। आपके एरिया के नगर सेवक उस गटर को फटाफट, मतलब जो अच्छा खासा है उसको खोद करके नया गटर बना रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर से पैसा खाने को मिल रहा है खुले आम। और ये अधिकारी अब तो कहते नेताओं के ऊपर चढ़ गए हैं। नेता अब इनके सामने कुछ नहीं है। ये अधिकारी इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो आपके खिलाफ क्या बोलते हैं, उसको नेता को भी सीधे मुंह बंद। क्यों? क्योंकि इनके पास, इन अधिकारियों के पास इन नेताओं के पूरे कच्चे चिट्टे सामने हैं। इनके पास सब कुछ है उनका। तो अब ये नेता लोग से डरते ही नहीं है। और यही कारण है अब यहाँ पर, क्योंकि बड़े लेवल पर इनको पैसा खाना है, इनको अपने एमएलए की खरीद फरोख्त करनी है, अपने अपनी सत्ता बनानी है। ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हमारे पास पूरे सबूत है इनके खिलाफ,
और फिर बाद में उनको अपनी पार्टी में रख लेते, चाहे ये कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य, सब के सब पैसा खा करके बड़े आराम से ये खेल चलता है, कोई इसका विरोध नहीं करता है इस चीज का। और इस टाइम ये सारी पार्टियां एक है, इनके सभी नेता जो है वो तुरंत क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एक पार्टी में जो पार्टी जीतती है उस पार्टी में चले जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। इसको बचाने के लिए, इसके लिए ये खेल चालू हुआ। और अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि देखिए ये कंटिन्यू चल रहा, आरटीआई को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। जिस टाइम बिहार में आरटीआई का इस्तेमाल होकर कई लोगों की हत्याएं की गई, तो ये कहा गया था कि भाई आरटीआई को मजबूत, आरटीआई एक्टिविस्ट कहलाते हैं, उसके ऊपर एक्शन होने शुरू किए गए, ये कई चीजें बनाई गई। इसके लिए विसिल ब्लोअर कानून भी लाया गया, लेकिन उसको भी जानबूझ के पास नहीं किया गया। ये नेता क्या हमारे लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ खुद की तिजोरी भरने के लिए, खुद के स्विस अकाउंट भरने के लिए काम कर रहे हैं। और अधिकारी लोग आप इतने पावरफुल हो गए कि उन नेताओं के सर पर नाचते हैं पूरी तरीके से खुलेआम। इस मामले में बिल्डर लोगों ने, हम जिस काम में कर रहे हैं, जिसका थोड़ा सा उदाहरण हम देते हैं, क्योंकि मैटर सभी जगह के हैं। फायर ब्रिगेड का ले लीजिए, होटल वालों के, एक भी होटल वालों को नियम से कोई काम नहीं कर रहा है, फायर ब्रिगेड वाले उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे, आरटीआई में जवाब नहीं देंगे। ये सब खुलेआम हो रहा है। और इसको क्योंकि हम लगा रहे हैं इनके ऊपर, इनको कैसे आरटीआई के दायरे में रखते हुए इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो हम लोगों ने एक रास्ता अपनाया। ये क्या कर रहे हैं, बॉम्बे में पीआईओ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये एक अधिकारी स्तर के अधिकारी है मुंबई में, वहां एसीपी को पीआईओ बनाया है और डीसीपी को फर्स्ट अपीलेट। लेकिन मुंबई के बाहर सभी थाने के सीनियर को क्या कहते हैं, फर्स्ट अपीलेट बना दिया गया, वहां के दूसरे को अधिकारी को पीआईओ बना दिया गया, जिनको कोई ट्रेनिंग का कोई पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, खुले आम डरा करके गुंडागर्दी करते हुए यही मिलेगा और कुछ नहीं है। ये खेल हो रहा है। अब इसको रोका कैसे, ये लोग क्या कदम उठा रहे हैं? तो सबसे पहले तो इन्होंने नियम 3 के अंतर्गत जो 10 रुपए आपका था उसको 30 रुपए कर दिया। उसके बाद इन्होंने जी उसके बाद इन्होंने नियम 7 में 150 शब्दों का एक लिमिट बना दी। मुख्य उद्देश्य क्या है? पेपर दस्तावेज चाहिए, कहां से आने चाहिए दस्तावेज? सामने से, उसका पैसा मिले, पैसा लो और दे दो पेपर। आपसे उसी डिपार्टमेंट के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसके लिए अलग से क्यों आरटीआई लगाना? अगर शब्द 150 शब्दों से अधिक में, 150 शब्दों में कौन सी बात आ पाएगी? तो आपको रोकने के लिए 150 शब्दों का लिमिट दे दी, जबकि आप हम ये आरटीआई बना एक्चुअल क्या है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है ना, तो फिर आपको क्यों रोकने की जरूरत पड़ रही है? उसी डिपार्टमेंट का तो पेपर मांगा जा रहा है, फिर क्यों ये 150 की लिमिट लगाई जा रही? इसके अलावा इन्होंने नियम 9 में एक चीज और डाल दी, पहचान पत्र की अनिवार्यता। आप कोई सा भी किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करते, कुछ भी करते, सन 2000 के पहले है ना, जो भी शिकायत करता था वहां पर कानून ये बना हुआ था, एक नंबर दिया जाता था कि क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, गलत चीजें बहुत हो रही थी, तो कहा गया था कि आप सिर्फ फोन कीजिए, आपकी जानकारी आपको बताने की, नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार का कानून था। मतलब आप
आपके सामने अगर कहीं गलत हो रहा है, आपके पड़ोस में गलत हो रहा है, तो आप वहां की शिकायत कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना नाम देने की आवश्यकता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था बुलंदशहर में एक मैटर, जिला जज की शिकायत वहां पर हुई थी। वहां पर जो अपने सुप्रिटेंडेंट था उसकी शिकायत हुई थी, तो वो अज्ञात व्यक्ति ने की थी सबूतों के साथ, और उसके ऊपर कार्रवाई हाईकोर्ट ने आईओ बैठा दिया था और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। और दहशत इतनी थी क्योंकि जिला जज बोलेंगे तो पूरा शहर उसके अंडर में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अंदर में, उसके अंडर में एसपी, पूरा पूरा जिला है। और वहां खुलेआम सब गलत काम हो रहा है, खुलेआम, जिसके प्रूफ थे। तो उस मामले में आईओ, जो एक जज था जिसको हाईकोर्ट ने नियुक्त किया था, उसने कार्रवाई शुरू करी। उस वक्त जब उसने कार्रवाई शुरू की तो उसने देखा कि ये जो लिंक है वो किसके पास जा रही है, जिला जज भी इसकी जद में आ रहा है। मतलब अज्ञात लेटर पर सारे सबूत मिल गए, आय से अधिक संपत्तियों की जांच के आधार पर जिला जज भी उसमें शामिल हो गया। तो उन अधिकारी अपने जो आईओ थे उन्होंने कहा मेरी क्षमता नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। और इतना भ्रष्टाचार, उन्होंने सीधा हाईकोर्ट को लिख दिया था कि इस मामले में मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, वही ये कर सकते हैं। और उस पेपर को वहां की कोर्ट ने, बुलंदशहर की कोर्ट ने गायब कर दिया खुलेआम। और हाई कोर्ट में इतनी अच्छी उनकी पहुंच थी कि वो सारी चीजें गायब कर दी गई। 2005 से मैटर चला, वो सब गायब है। और इसकी जिसने भी आवाज उठाई उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दिया गया, उसको 307 में अंदर कर दिया गया। ये खेल हुआ क्यों? क्योंकि सामने जो आवाज उठा रहा उसको उसका चेहरा दिख रहा है, उसका चेहरा सामने अपराधियों को नजर आ रहा है। और वही खेल यहां पर महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि आपको अपना आधार कार्ड देना होगा जिसने आरटीआई लगाई हो। मतलब अगर हम किसी मिनिस्टर के भ्रष्टाचार की अगर हम ये मांगेंगे दस्तावेज, तो वो मिनिस्टर क्या करेगा, अपने कुत्तों को, ऐसे मिनिस्टर जो भ्रष्ट है उनके लिए है ये, वो अपने कुत्ते, मतलब उनके जो ये रहते हैं ना, उन लोगों को छोड़ देगा उसके ऊपर कि जाओ मोती छू। तो ये खेल किया जाएगा। और ऐसे में क्या ये देश बचेगा? आपका पैसा, जिसके पैसों के बल पर ये पूरा देश चल रहा है, उसका क्या हाल होगा? आपको, हमको, सबको समझने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोग ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो आप सब लोगों को यहाँ पर उसके बारे में सवाल जवाब करने हैं, अपने क्वेश्चन हम थोड़े से बताएंगे। इसमें एडम जी आ गए हैं क्या? एडम जी, मेलविन जी। हाँ, मैं नमस्कार। एडम जी, हाँ। हाँ मैं जी, चाहूंगा आगे आप थोड़ा सा इस मामले में बताइए इस चीज को, और फिर बीच में हम भी बोलेंगे। जो जहां तक मैं बोला हूं उसमें उसमें सहमत है, और फिर आगे आप थोड़ा बताइए जी। हाँ, नमस्कार सबको, अच्छा, नमस्कार एक मेरा। चीज और हम सबको समझा दें। देखिए, पहले हम लोग फंड था, हमने जूम मीटिंग वगैरह करी थी, उसका लाइसेंस ले लिए थे, तो हमारे ज्यादा देर तक चल रहा था। अभी हम नहीं कर पा रहे। 40 मिनट का ही है ये, 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। आप सबसे विनती है, ये हमारे देश का, हम सबका मामला है, तुरंत ज्वाइन होना। हम तुरंत चालू करेंगे 2-4 मिनट के अंदर। सबके सब जितने लोग हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप लोग एकत्र हुए। और इस मामले में सब लोग इकट्ठे होना, तुरंत ज्वाइन हो जाना, ताकि ये मुहिम बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ठीक है, हाँ आगे बोलिए। हाँ एडम जी। जी, मैं ये आपकी जो बात है उससे मैं सहमत हूँ, और हमारी अक्सर जी चर्चा होती रहती है इन विषयों के जी। ऊपर। सबसे बड़ी ये जो आरटीआई में बदलाव, ये बदलाव नहीं है, ये एक हमला है आरटीआई के जी। ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो जब भी मेरी आपसे बात हुई, तो 2 दिन पहले जी मैंने एक आरटीआई लगवाया थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो जी। उसने ये आरटीआई लेने से मना कर दिया। तो उससे फोन पे बात की, मैंने कहा आपको परेशानी क्या है? तो उसने कहा कि आरटीआई के नियम बदल गए हैं। तो मैंने बोला क्या नियम? उसने कहा कि 30 रुपए की फीस लगेगी।
हम्म। 10 रुपए की जी। जगह। तो मैंने जी। ठीक है, मैंने उसको क्रॉस चेक किया और कहा ठीक है आपको मैं देता हूँ। तो वो कहने लगा कि आपका आधार कार्ड चाहिए। जी। तो फिर मैंने उसको गुस्से में कहा कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, मेरा आधार कार्ड मांगो। हम्म। यानी इसलिए नहीं कि मैं कोई वीआईपी हूँ या मैं नागरिक हूँ। मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। लगातार कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी आधार कार्ड नहीं मांग सकती जब तक आपको किसी चीज में रिजर्वेशन का कोई मामला है, उसमें आपको देना है। दूसरा, आप सब्सिडी लेते हैं, तो जी। सब्सिडी तो मेरे ख्याल से किसी चीज में है नहीं फिलहाल देश भर में। थोड़ी बहुत बराबर। गैस की थी। तो हम्म। मैंने उससे कहा कि अगर मैं आपको अपना आधार कार्ड देता हूं हम्म। तो उसमें आप मुझे एक डिक्लेरेशन लेटर दीजिए कि आप मेरी हत्या नहीं कराएंगे। तो वो हंसने लगा। हम्म। जन जी। अरे सर, ये हत्या हत्या क्या होती है? मैंने बोला देखो, मैंने बहुत बार भ्रष्टाचार से संबंधित आरटीआई लगाई है। हम्म। उसमें मुझे जिसके खिलाफ मैंने लगाई है, जैसे कोई बिल्डर है, कोई गुंडा है, कोई ड्रग्स माफिया है, उसके फोन मेरे पास आए हैं। जबकि मेरा नंबर बराबर। कोई वीआईपी नहीं है, ना किसी गूगल पे है, ना कहीं पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये अधिकारी जो होते हैं, जन सूचना अधिकारी, यही लोग नंबर देते हैं। अच्छा, ये मैं जैसे मान लीजिए कि मुझे खतरा है, जैसा आरटीआई का नियम है और शर्मा जी भी हमेशा लोगों को बताते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने जिले में अगर आपकी जान को खतरा है, तो हम एक दूसरे के सहयोग से, कभी पंजाब से, कभी यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से आरटीआई लगा सकते हैं। तो ये इससे क्या होता था कि वो सिर्फ फोन पे आपको धमका सकते थे। ये गुंडे जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि नेताओं के जो कुत्ते होते हैं काटने भौंकने वाले, हम्म। तो ये अब क्या करेंगे, ये मेरा आधार कार्ड मांग रहे हैं। मेरे आधार कार्ड पे तो एड्रेस मेरा ही होगा। अब मैं आधार कार्ड तो दो बनते नहीं है और ना मैं फर्जी बना सकता हूँ। तो ये जी। क्या करेंगे, ये आधार के एड्रेस पे पहले तो मुझसे फोन पे बात करेंगे, मुझे हम्म। डराने की, धमकाने की, या मुझे मैनेज करने की। यही 3-4 ऑप्शन होते हैं। जब मैं जी। नहीं मानूंगा तो ये मेरे पते पे आके मेरी हत्या कर देंगे। क्योंकि हम जो बराबर। आरटीआई एक्टिव साधारण लोग हैं, ना हमारे पास कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर है, ना हमारे पास बाउंसर्स हैं, और पुलिस प्रोटेक्शन तो दूर दूर तक है ही नहीं। तो ये क्या करेंगे कि आधार मांगने का कोई कारण नहीं बनता है। और ये जो आरटीआई है ना, ये केंद्र का एक कानून है जो हम्म। सारे नियम कानूनों को पालन करते हुए पास हुआ। राष्ट्रपति की उस पे सहमति भी थी, राष्ट्रपति जी की। ये कोई हम्म। राज्य का गुंडों का बनाया हुआ कानून नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल बराबर। पार्टी का मेमोरेंडम और उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जब चाहो बदल दो। ये हम्म। केंद्र का है। तो सबसे पहली जी। बात कि ये राज्य जो इसमें दखल दे रही है, ये हम्म। गुंडागर्दी है पूरी तरह से। और ये गुंडे हमारा आरटीआई एक्टिविस्ट का पता लेना चाहते हैं, एड्रेस निकालना चाहते हैं। ये जी। मेरे पते पे आके मेरी हत्या कर सकते हैं। हम्म। ये जी। मेरे घर से निकलने के बाद रैकी करके मुझ पे हमला कर सकते हैं। ये मेरे घर के बाहर रैकी करके मेरे बच्चे को उठा सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं। ये मेरी बीवी को बिल्कुल। धमका सकते हैं कि तुम तुम्हारे हम्म। पति को समझाओ वरना मार देंगे, जैसा अक्सर हुआ है। जी। और बिल्कुल सही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अक्सर लगता था कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में शायद यूपी बिहार नंबर 1 पे होगा। अक्सर हम्म। क्राइम के मामले में हमारी ये मानसिकता रहती है। लेकिन ये हम्म। आश्चर्य हुआ और दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं में नंबर 1 है। और हम्म। दूसरे नंबर पे गुजरात है, बाकी फिर यूपी बिहार इस तरह से। बराबर। हम्म। ये हम्म। जो डॉक्यूमेंट मांगने वाला सिस्टम है, ये हम्म। पूरी तरह से आरटीआई कार्यकर्ताओं पे हमले और उनकी हत्या कराने का एक सिलसिला प्लान। है। और मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि ये हत्याएं अब शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जी। जैसे मैं आईटीआई डालता हूँ तो मेरा एक कार्यालय है, मान लीजिए बीकेसी में, हम्म। मरीन ड्राइव है, या एरोली में है। तो ये हम्म। ऑफिस पर मैं मिलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी कोई दुकान नहीं है। मैं ऑफिस में बैठ के कुछ बेचता नहीं हूँ। मैंने जी। एक एक्टिविज्म के नाते एक सस्ता ऑफिस या किसी जानने वाले से एड्रेस ले लिया है, या कि मेरे हम्म। पत्र आए और आप उसको रिसीव कर लो। लेकिन ये मेरे उससे ये मुझे ढूंढ नहीं पाते हैं। ये उससे हम्म। मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाते, ये मेरी हत्या नहीं कर पा रहे हैं। ये जी। चाहते हैं कि मेरा आधार मिले, क्योंकि आधार पर मजबूरन कह सकते हैं आपकी घर का एड्रेस आजकल रखना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे हम्म। गैस के कनेक्शन बच्चों के हम्म। स्कूल में लगते हैं, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल के हम्म। कनेक्शन है, पोस्टपेड कनेक्शन हम्म। है, क्रेडिट कार्ड है, हम्म। दुनिया की चीजें हैं। तो ये हत्या का बराबर। सिलसिला। तो हम्म। मैंने उनसे फिर कहा कि ठीक है, आपको एक मेरी आइडेंटिटी चाहिए तो पैन कार्ड ले लो। हम्म। तो उन्होंने पैन कार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मेरा ये हम्म। एक सीधा नारा है, ये स्लोगन है मेरे हाथ से कि ये मेरी जी। हत्या कराना चाहते हैं, इसलिए मेरा पता ढूंढ रहे हैं। जी। फिर मैंने इनको
मतलब मेरा आर्गुमेंट हुआ, फिर मैंने इनको एक ऐसी आइडेंटिटी दी गवर्नमेंट की, जिसको हम बोलते हैं एक्साइज लाइसेंस, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसी तरह एक ड्रिंक करने का एक लाइसेंस होता है। आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी है। वो मैंने इनको, इन्होंने लेने से मना कर दिया, जबकि वो महाराष्ट्र शासन ने जारी की होती है बाकायदा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ऐसा ही। तो ये लेने के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपकी आरटीआई बहुत बड़ी है। मेरी आरटीआई थी 5 पेज की, जैसा आप भी जानते हैं बराबर। शर्मा जी। मेरी आरटीआई में मैं सूचना तो मांगता ही हूँ, उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सारे लोग की जानकारी के लिए। जी। जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ और इंग्लिश भी जानता हूँ, मराठी की कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन कानूनी मामलों में आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करें, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो बिल्कुल। मैं मेरा जो 2 पेज होते हैं वो नॉर्मली ये होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दें। तो ये तो मेरे 150 शब्दों में नहीं आएगी, जो आपने मुझे बॉन्ड कर दिया, मुझे मजबूर कर रहे हैं आप 150 शब्दों के लिए। फिर मैं लिखता हूं कि आरटीआई की धारा 2005 की धारा 7 सबसेक्शन 9 के तहत आवेदक की पसंद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी भाषा में दी जाए। फिर मैं लिखता हूं कि मुझे जो जानकारी चाहिए वो मुझे चाहिए ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जी। फिर मैं लिखता हूं कि मैंने 10 रुपए का कोर्ट फीस आवेदन पत्र में संलग्न किया है। फिर मैं बोलता हूं यदि मेरे द्वारा मांगी गई आरटीआई आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उस या कोई भ्रम है, तो पीआईओ से अनुरोध है कि वो 48 घंटे के अंदर मुझे बता दें, 30 दिन के बाद मुझे ना बताएं कि बराबर। ऐसा था वैसा था, क्योंकि मेरा समय नष्ट होगा। फिर मैं उनको एक चेतावनी देता हूं कि मेरे आवेदन आरटीआई आवेदन में किसी भी वजह से, बिना किसी वजह से दोष बताकर, कमियां निकालकर, कानूनी तय समय में या मेरे समय की बर्बादी करने पर मैं पीआईओ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करूंगा। इनको मैं जी। वार्न करता हूँ, ये आपने हमने नया एक तरीका निकाला है जो काफी कारगर है। फिर मैं इसमें लिखता हूं कि मेरी जो द्वारा मांगी गई जानकारी है वो 2F धारा 2J धारा 4 सबसेक्शन 1B 3 जो भी हमारी फॉर्मेट है वो हो जाता है। इसी तरह फिर मैं इनको लिखता हूँ कि किस किस सेक्शन में आपने क्या क्या वायलेशन किए, तो मैं लिखूंगा। तो ये मेरे हो जाते हैं 3 पेज, यानी इनको कानून आता नहीं है। जैसा आपने बराबर। कहा कि मुंबई छोड़ के नवी मुंबई, थाना, कल्याण, पुणे, संपूर्ण महाराष्ट्र में एक हवलदार को पीआईओ बनाते हैं, जन सूचना अधिकारी, जबकि ये गैर कानूनी। कभी भी एक हवलदार, अभी पियून, 1 मिनट कोई, बचा है, बस ये बंद होने वाला है ना। हाँ। हाँ, ठीक। इनको आप जन सूचना अधिकारी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए जी। एक सक्षम अधिकारी होना चाहिए, जिसको ट्रेनिंग होनी चाहिए आरटीआई की बाकायदा। आप उसका सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग पूरी की। अच्छा, उसके बाद इनका कहना है कि आप 150 शब्दों में मांगिए। 150 शब्दों में कभी भी आप अपनी सूचना नहीं मांग सकते। ये आपको, हमें, जो भी पब्लिक है या आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनको मिसगाइड करना, उनके ऊपर एक हमला है। 150 जी। शब्द नहीं हो सकते कभी भी। फिर जी। इनका कहना है एक और है, इन्होंने फिर मुझसे कहा कि आपका अगर आरटीआई आवेदन भ्रामक लगा या हम, अभी हम इस मामले में थोड़ा सा थे पहले, मतलब एडम जी से बातचीत हो रही थी, एडम जी बता रहे थे, और हम वहां तक आए थे कि पहचान पत्र, मतलब 3 हमने नियम 9 का जिक्र किया था। इसके बाद है नियम 10 और 12 है। इसके अंदर क्या है, पूर्व में सूचना दी जा चुकी है अथवा वेबसाइट से डाउनलोड कर ले जैसे कारण देकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने से बचने तथा प्रमाणन से इनकार करने की अनुमति दी गई है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। इन्होंने एक कानून ये बना दिया कि आपको सूचना दी जा चुकी है, यह वेबसाइट पर मौजूद है, वहां से ले लिया जाए। अभी आप सोचिए, हमारे देश में क्या ये सरकार बता सकती है, जो केरल की हालत है 100% साक्षरता, क्या महाराष्ट्र में ऐसा है? क्या अन्य स्टेट में है ऐसा? और यहां तक कि जो पढ़े लिखे भी है वो भी नहीं जानते कि वेबसाइट पर कहां से जाके कैसे क्या चीज देखी जाए, क्या किया जाए। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको ईमेल का इस्तेमाल करना है,
सभी डिपार्टमेंट को उनके ऊपर कानून बनाया गया है, उसका कंटेम्प्ट है अगर आप नहीं करेंगे तो। उसके बावजूद ये लोग ईमेल का तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं कि आपको वेबसाइट से उठाना है। किसको बोल रहे हैं? अशिक्षित लोगों को। मतलब आप खुद खुद देश के नागरिकों को पढ़ा नहीं पा रहे और आप उनको इस तरीके से मजबूर कर रहे हैं। तो ये एक कानून ये लोग बना रहे हैं। मतलब आपको पूरी तरीके से आपकी आजादी जो आपको मिली है उसको छीनने का पूरा काम ये है। दूसरा, अगला नियम 15 और 16 में इन्होंने दिया है कि प्रथम अपील लगाने पर पहले हमें 20 रुपए देने पड़ रहे थे, अब यहां पर 50 रुपए देने पड़ेंगे, और सेकंड अपील के लिए 100 रुपए जो हमें देने नहीं पड़ते थे। ये खेल अब इसमें मतलब एक गरीब तो जो एक्चुअल इसका मकसद है आरटीआई का, वो मकसद खत्म। अगर वो मकसद खत्म है तो ये लोग सत्ता में किस लिए बैठे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए बैठे हैं कि उनको कैसे बचाया जाए। मैं बाद में और भी कई चीजें बोलूंगा एडम और दूसरे इन लोगों को सुनने के बाद कि हम लोग किस तरीके से इस आरटीआई की क्या जरूरत है, किस प्रकार से आप आरटीआई के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज भी आप निकाल सकते हो। ये खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है आरटीआई से, मतलब 10 रुपए से। जबकि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज निकालने हैं तो वकील करना है 1000, 2000, 150 रुपए का नहीं, 2000, 5,000 रुपए वकील को दो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज निकलेंगे। लेकिन आरटीआई के थ्रू आपको सस्ते में आप खुद जाकर निकाल सकते हैं। और इसी के मामले में यहाँ पर अरुण साल्वी जी भी है। वो उन्होंने उनका एक मैटर चल रहा है, उनके उसमें ये लोग सरकारी वकील सामने डिमोलिशन करना है, पूरा ऑर्डर है, 10 साल से रोक के रखे हुए, 5 साल से रोक के रखे हुए, यहां से ऑर्डर निकल रहा है, उनको नोटिस जा रहा है कि डेमोलिशन करना है, पुलिस बंदोबस्त करो, एक्शन लो। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, कुछ नहीं कर रही। फिर वो स्टे लेके आ गए सामने वाले, और सरकारी वकील का काम है उसको स्टे हटाना, क्योंकि कानून ही नहीं है उसमें स्टे लगने का। मगर सरकारी वकील खुले आम उनका साथ दे रहा है और ये काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, सरकारी वकील के खिलाफ, सरकारी वकील क्या ड्यूटी है, क्योंकि आम आदमी को नहीं मालूम ना। वो बोल रहा है सरकारी वकील कोर्ट का आदमी है, हम इसको कुछ बोल नहीं सकते, वहां पर बिल्कुल चुप रहना है, अगर हमने कुछ बोल दिया कंटेम्प्ट लग जाएगा, हमें तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। ये सारा दहशत फैला के रखी है। और उस बेस पर तो हमने क्या किया, सरकारी वकील के की क्या ड्यूटी है वो हमें दी जाए। और जब वो ड्यूटी हमने मांगी तो जितने भी विक्टिम, उनकी सबकी जवाबदारी सब लोग मांग सकते हैं। जब वो मांगी गई तो वहां के जो थाना कोर्ट के जज हमें क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है पेपर लेने का, आप दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करो। तो आरटीआई का क्या मकसद रह गया? आरटीआई तो इसलिए बनाई गई ना, अगर एक जज जो कोर्ट का, जिसका काम है न्याय देना, वो अगर ये कहता है कि नहीं आप दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करें, तो वो लोग उस जगह पे बैठे किस हिसाब से? क्या उनको दिमाग नहीं है, अनपढ़ होके वहां पहुंचे हैं या नकल करके वहां पहुंचे हैं? आरटीआई के मूल मकसद को तो वो खत्म कर रहे हैं वहां पर, जिसके लिए हमने उनके खिलाफ, सबके खिलाफ कंप्लेंट मारी, 75,000 1 लाख रुपए का कंपनसेशन, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा है ना इसमें। परिणाम क्या हुआ आप देखिए, कोंकण डिवीजन ने सीधे सीधे हमें इन लोगों को तो अभी नहीं मिला, लेकिन एक दहशत, एक इनको समझ में आया कि अगर आप पीआईओ जवाब नहीं देंगे, गलत तरीके से जवाब देंगे, तो उनसे पैसा वसूल किया जा सकता है। और उसकी वजह से कोंकण डिवीजन के जो एसआईसी ने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन का ऑर्डर दिया एक व्यक्ति को, जबकि आज तक किसी को नहीं दिया गया है ये ऑर्डर, ऐसा निकाला गया है। ये हम लोगों ने अभी जितने भी कंप्लेंट हम सीधे, क्योंकि अगर पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो जिस प्रकार से दुकानदार आपको माल नहीं देता, पैसा देने के बाद भी, या गलत माल देता है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, वही एक्शन आप पीआईओ के ऊपर कर सकते हैं। और उसके कानून बना है, उनके ऊपर कंपनसेशन लगा के आप एसआईसी से कंप्लेंट कर सकते हैं।
और जब ये सब कंप्लेंट की गई तो इन लोगों ने क्या किया कि आपकी प्रथम अपील को 50 रुपए कर दिया, आपकी सेकंड अपील को 100 रुपए कर दिया गया, आपके और सेक्शन नियम 21 और 3 और 23(3) में अपील खारिज करने के लिए आपके ऊपर दंड भी लगा दिया गया। मतलब एक तो 2 साल 3 साल लग रहे हैं सेकंड अपील में तारीख आने पर, और उस तारीख पर अगर हम बिजी है, और समय क्या 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले इनका आता है हमारे पास लेटर कि आपकी ये तारीख है, और तुरंत फर्स्ट अपील का भी ऐसी 2 दिन पहले आपको लेटर मिलेगा या तारीख के बाद मिलेगा लेटर, और उसके बाद नहीं आपकी अपील है, और अगर अपील में नहीं आओगे तो अब ये क्या कानून बना रहे हैं कि अपील अगर खारिज की गई तो आपके ऊपर एक्शन होगा, आपको उसी हिसाब से जैसे हम राजस्व से वसूल करते पेनल्टी लगाते हैं वैसे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये चीज ये कर रहे हैं, ये कितना गलत है मतलब सभी के लिए। और इन्होंने 27(3) में जो अपने इसका इस्तेमाल किया पूरी तरीके से, एक्चुअली ये पूरा हमने मूल पढ़े, ये ही बहुत है हमारे लिए, जो गलत तरीके से एक हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं ये चीज। तो इसको हमें रोकना है और सभी लोगों ने इसमें कमेंट्स देने हैं। तो अभी हम एडम जी का आधा अधूरा रह गया था, उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, फिर और एक्टिविस्ट जो है इससे रिलेटेड, जो आरटीआई से रिलेटेड काम करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, और फिर उसके बाद हम सभी को इस मामले में कमेंट्स देने हैं, सभी को अपनी आवाज बुलंद करनी है। ये पूरा यूट्यूब पे जाएगा, इसका लिंक जाएगा, आप लोगों का एक ड्रॉप तैयार होगा, वो ड्रॉप आप सबसे वेरीफाई करवाया जाएगा, और उस ड्रॉप को हम सबने भेजना है। कहां पर? एसआईसी को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सेंट्रल में, सब जगह भेजा जाएगा ये और हार्ड कॉपी भेजी जाएगी और ईमेल भी किए जाएंगे इस मामले में। ठीक है एडम जी, आप कुछ आगे, आपका बीच में रुक गया था, आप बोलिए जी। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेन मुद्दा ये है कि ये जो गुंडागर्दी है, ये जो हमला है, ये कोई जीआर नहीं है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये हमला है और ये जी जानलेवा हमला है। इसमें बिल्कुल। कुछ चीजें इन्होंने ये भी कही है कि अगर सूचना हम्म भ्रमित लगती है, जैसे आपने अभी मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़े हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा भी स्टडी की, हम्म तो क्योंकि जो पॉइंट है इनको और बढ़ा चढ़ा के ये लोग काम करने वाले हैं। जिस जी तरह इन्होंने कहा कि अगर आप अपील में एब्सेंट रहते हैं या उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये जुर्माने का प्रावधान बनाया है। हम्म इसी तरह से जब हम आरटीआई आवेदन लगाते हैं और वो 30 दिनों में सूचना नहीं देता है तो हम्म उसके ऊपर भी तत्काल जुर्माने का प्रावधान क्यों नहीं? बिल्कुल। उसके बाद पीआई जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है उसके ऊपर तत्काल जुर्माने का प्रावधान क्यों नहीं है? जी जैसा आपने कहा कि 2-3 साल लग जाते हैं आरटीआई सेकंड अपील में। आप ये बताइए, मुझे कुछ गुंडों, मैंने मान लीजिए कोई कंप्लेंट की ड्रग्स के खिलाफ, किसी इलीगल बिल्डर के खिलाफ, उससे मेरी जान को खतरा है मुझे, तो मैंने एक आवेदन दिया, शिकायत पत्र दिया, मान लीजिए पुलिस स्टेशन में या किसी एसीपी डीसीपी कमिश्नर को, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने उसमें सेक्शन 7(1) में एक आरटीआई आवेदन लगाया कि मेरी जान को खतरा है, मेरे जीवन व स्वतंत्रता को खतरा है, इसके लिए आप मुझे 48 घंटों में सूचना दें। उसके लिए तो उन्होंने कभी प्रावधान नहीं बनाया, 48 घंटों में कभी नहीं देते। रही बात ऑनलाइन की, आप भारत के किसी भी पोर्टल पे 48 घंटों में जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी के लिए कोई पोर्टल नहीं है, जी कोई सुविधा नहीं है। तो जी ये बताइए, जब 48 घंटों में आप मुझे सूचना नहीं देंगे, फिर मैं जाऊंगा फर्स्ट अपील में, फिर सेकंड अपील में, 3 साल तक मैं जिंदा रहूंगा? बिल्कुल जब मेरा नहीं। आरटीआई ही जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है, मैं खुल के कह रहा हूं कि भाई मेरी जान को खतरा है, मैंने ड्रग्स पैडलर्स का जो उजागर किया, मैंने एक बिल्डर का भ्रष्टाचार उजागर किया, तो आप 3 साल तक वेट कैसे कराएंगे? इस पे, जिस पे काम करना चाहिए, इस पर इन लोगों ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है, इस पर ध्यान नहीं दिया है। जी दूसरा इनका कहना एक और है, जैसे आपने देखा होगा शर्मा जी, अक्सर हम लोग आरटीआई लगाते हैं किसी विभाग को, सीनियर को, किसी सुपीरियर जी को, तो उसके अंतर्गत आने वाले जो भी पीआईओ है उनसे सूचना लेके देना उसकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं हाल ही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लखनऊ में एक आरटीआई लगाया पुलिस कमिश्नर लखनऊ को, कि जी क्या लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले जुरिडक्शन में हुक्का बार चलाना कानूनन है,
सिर्फ इतना पूछा। तो पुलिस जो कमिश्नर थे, आयुक्त थे, उन्होंने मेरे आरटीआई आवेदन को जितने भी लखनऊ के अंदर थाने थे, यानी एसपी, उनको भेज दिया। और उन सब ने मुझे 10 रुपए में पूरे लखनऊ के कोने कोने के हुक्का प्रतिबंधित है, हुक्का युवा पीढ़ी उससे बर्बाद होती है, तो किसी ने मुझे कहा था सर आप मुंबई से लगाइए, यहाँ से हम लोग आरटीआई लगाएंगे तो खतरा है, ये घर से उठा लेते हैं हम लोगों को। तो शर्मा जी मुझे 10 रुपए में एक सूचना मिल गई, पुलिस कमिश्नर ने मेरे आवेदन को पूरे लखनऊ के एसीपी को बांट दिया। सिर्फ 10 रुपए में मुझे तकरीबन तकरीबन 600-700 पेज की सूचना मिली, क्योंकि ये प्रावधान है। अभी इन्होंने क्या किया है कि आप अब एक ही जगह से संबंधित सूचना मांग सकते हैं, मेंशन है इनके जो भी इन्होंने गाइडलाइंस बनाई है। यानी अब मुझे अगर ये जानना है कि लखनऊ शहर के अंदर हुक्का पार्लर पूरे क्षेत्र में, पूरे जुरिडक्शन में बंद प्रतिबंधित है, तो मुझे पूरे लखनऊ के एसीपी को आरटीआई लगानी पड़ी। क्या संभव है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कोई अधिकारी हूं? क्या मुझे कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार तनख्वाह देती है? क्या मुझे फंडिंग आती है विदेशों से? या मुझे जनता मुझे टैक्स देती है, जीएसटी देती है? नहीं। तो मेरी जो एक नागरिक होने के नाते, जो मेरा आर्टिकल 51 के नाते मैं जो काम करता था, वो तो बंद हो गया, क्योंकि अब तो मैं पूरे पूरे जिले के सारे एसीपी डीसीपी को तो आरटीआई इतना खर्च नहीं दे पाऊंगा, जैसे 30 रुपए कर दिया इन लोगों ने। तो मेरे तो 3,000, मतलब 3,000 भी छोड़िए आप, तकरीबन 10 से 12,000 रुपए खर्च होंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो पिटती है कागज, जो हमें कॉपी मिलती थी वो 2 रुपए में मिलती थी, अभी इन्होंने 5 रुपए कर दिया। और जब मैंने इनसे तर्क पूछा, कुछ वरिष्ठ अधिकारी से मेरा संपर्क में है, उनसे मैंने पूछा कि ये करने का जरूरत क्या थी, तो उन्होंने कहा इससे दुरुपयोग रुकेगा। क्या आपको लगता है कि जो लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, जो खंडनीखोर हैं, या जो हमारे पेशे में घुस के हमारे एक्टिविज्म के नाम पे धंधा करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये सच्चाई है? कुछ लोग करते हैं। तो क्या 30 रुपए का आरटीआई नहीं लगा पाएंगे? क्या उससे ब्लैकमेलिंग रुकेगी? जिस तरह हमारे मोदी जी ने नोटबंदी और आतंकवाद का पैसा और ब्लैक मनी रोक दी थी, सेम तुम लोग वो थ्योरी लेके आ गए। क्या जो खंडनीखोर हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, वो फर्स्ट अपील में 50 रुपए नहीं दे पाएगा? ये कोई रास्ता नहीं है। ये नामित किया गया है, पूरी तरह गुंडागर्दी है। और ये बात इनका एक सेक्शन जो आपने बताया कि वेबसाइट पे अगर सूचना है, तो ये अपने ही आदेश को कैसे रद्द कर सकते हैं। मैं अभी आपको एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन महाराष्ट्र की गाइडलाइंस है, पीडीएफ आपको उनकी साइट पे मिल जाएगी। उसके पेज नंबर 9 पैराग्राफ 4 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस आधार पर जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी बिल्कुल। इसके सीआईसी के भी बहुत सारे कानून है, और ऑर्डर उनके भी है। वो मुझे अभी ध्यान नहीं, लेकिन इसके बावजूद, दूसरी बात, एक और इनका एक इनके ऊपर एक सेक्शन है जिसमें इनको आरटीआई की जो सूचना है उसको इनको वेबसाइट पे अपलोड करना है। लेकिन क्या करते हैं ये? क्या महाराष्ट्र के अंदर आज तक के रिकॉर्ड में, जब से 2005 से आज तक, क्या इन्होंने जो भी आरटीआई आवेदन की रिप्लाई है उसको वेबसाइट पे इन्होंने अपलोड किया है क्या? बराबर। जबकि कुछ नहीं है। कानूनी तौर पे इनको करनी है। मैं सेक्शन शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप और लोगों को शेयर कर दूंगा, मुझे ओरली तो याद नहीं है। तो उसमें साफ साफ है कि आप आरटीआई का किसी भी रूप में मांग सकते हैं, यानी बहुत बड़ा प्रिंट आउट है, बहुत बड़ी सीडी है, पेन ड्राइव है, एक्सेल है, वर्ड है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, वीडियोग्राफी है, आप कोई भी चीज मांग सकते हैं। उसमें आपको कोई भी पीआईओ पूरे भारत का ये कह के आपकी आरटीआई आवेदन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता कि ये जानकारी पहले से वेबसाइट पे उपलब्ध है। बराबर। पूरी तरह ये गुंडागर्दी है। दूसरा इनका ये और कहना है कि अगर इनको लगा कि ये जानकारी सही नहीं है या इनको पसंद नहीं है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या मैं किसी भ्रष्टाचारी, जैसे मान लीजिए बीएमसी का कोई वार्ड है, ए वार्ड है, तो ए वार्ड में भ्रष्टाचार शुरू होता है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में इंजीनियर से,
और उसका सुपीरियर होता है, उसका जो बड़ा भ्रष्टाचारी होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, वार्ड बराबर। ऑफिसर। हम्म। तो इसमें इंजीनियर होता है पीआईओ, हम्म। तो उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उसका मैं भ्रष्टाचार खोलूं, हम्म। बिल्कुल। उसको नहीं, तो वो तो रिजेक्ट कर देगा। फिर मैं जी। उसी भ्रष्टाचारी बॉस के पास जाऊंगा, बड़ा बड़ा चोर, बड़ा भ्रष्टाचारी, डायनासोर बोल सकते हैं आप भ्रष्टाचार को। हम्म। फिर वो मेरी फर्स्ट अपील रिजेक्ट कर देगा कि मुझे पसंद नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये दोनों हम्म। तो चोर है। दुर्भाग्य की बराबर। बात ये भी है कि हमारे देश में जो भी भ्रष्टाचारी होता है, जो भी आरोपी अधिकारी होता है, वो बनता है पीआईओ, जन सूचना जी। अधिकारी। और हम्म। जो वो भ्रष्टाचार की रकम ऊपर देता है अपने सीनियर को, वो बनता है फर्स्ट अपील अथॉरिटी। हम्म। तो ये सबसे पहले एक तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। हम्म। दूसरा, जितने भी इन्होंने ये नियम लगाए हैं ये पूरी तरह बंद होने चाहिए। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है आधार कार्ड को लेके भी, और भी हम्म। दस्तावेज, तो उनको भी इन जी। लोगों ने दरकिनार किया, जूते की नोक पे रखा उसको। दूसरा, हम्म। ये केंद्रीय कानून है, ये हम्म। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 केंद्रीय कानून है। ये किसी रेपिस्ट, किसी बाबा, किसी भ्रष्ट नेता, आमदार, खासदार या किसी मंत्री के बाप की जागीर नहीं है, बापोती नहीं है उसकी, कि आप इसको जब चाहोगे बदल दोगे। ये बिल्कुल। केंद्र शासित एक कानून है। और जो केंद्रीय जन सूचना अधिकार है उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी से भी उसकी आइडेंटिटी नहीं मांगी जा सकती है। तो जी। ये महाराष्ट्र सरकार जो इतनी गुंडागर्दी पे उतर आई है, और हम देख रहे हैं कुछ सालों से गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है हर क्षेत्र में, एक्टिविज्म हो, जर्नलिज्म हो, अब तो एडवोकेसी भी खैर नहीं रही है। तो ये पूरी तरह से हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। और ये जी। गुंडागर्दी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब अपने अपनी जो आपको कैसा लगता जी, धन्यवाद आजम जी। अच्छा, मैं अभी सभी से इस मामले में जो भी एक्टिविस्ट है और क्या इससे समझ रहे हैं क्या हो रहा है उसके बारे में पूछूंगा। आप लोग भी अपनी राय रखिए। और अरुण जी, मैं आपसे हेलो। इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि इसमें आपने ये समझा है कि आरटीआई के का इस्तेमाल करके आपने उन जजों को मजबूर किया है कि वो आपको वो सारी जानकारी दें, और कम खर्चे में, इनमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट अरुण जी? मेरी बात समझ रहे हैं अरुण जी? हेलो। आप अपनी बताइए। हाँ, क्या ये आरटीआई हेलो। क्यों कितनी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए? अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। अनम्यूट कीजिए अरुण। अरुण जी, आपके उसमें अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट नहीं कर नहीं पा रहे, शायद समझ नहीं पा रहे अरुण जी। ठीक है, अभी मैं आप बाकी सबसे पूछना चाहूंगा जो भी इस मामले में आए हैं एक्टिविस्ट लोग, वो अपना पक्ष रखे, वो समझाएं कि किस प्रकार से ये कानून जो अभी बदलाव कर रहे हैं। हाँ अरुण जी हेलो। बोलिए। बोलिए अरुण जी, हाँ आपने खोल नितिन लिया, नितिन बात बोलिए। कर रहा हूँ। नितिन हाँ बात कर रहा अरुण, अरुण बोलिए। अरुण जी जोर से बोलिए। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। ठीक है चलिए, रहने दीजिए। नितिन जी, आप बोलना हूँ। हाँ, यस चाहेंगे, यस। चलिए बोलिए। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वाक्य हो गया। हम्म। मैं एक अपील में किसी का रिप्रेजेंटेटिव बना था, ठीक है। जी। डीसीपी जोन 7 मुलुंड में था ये अपील। हाँ। और जैसा ही मैं अंदर आ गया, हम्म। वो डीसीपी को इतना घाई था, उसने हम्म। डायरेक्ट मुझे ऑब्जेक्शन ले लिया कि नहीं आप बैठ नहीं सकते करके। मैं बोला क्यों? हम्म। क्योंकि हम्म। यहाँ पे एजेंट नहीं चलेगा, ऐसा कानून है। हम्म। तो मैंने उनको बोला कौन सा कानून है आपके मोबाइल में जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक कॉपी दो मुझे। हम्म। और रोजनामा में आप लिख के दो मुझे कि ये कारण, ये ऑर्डर के तहत मैं अपील से बाहर निकाला जा रहा हूँ। हम्म। तो डीसीपी ने वो कोई कानून नहीं दिखाया और मुझे बैठकर बात करने को दिया। हम्म। यानी अभी कानून बना भी नहीं है, मतलब मेरा अपील तो पहले 12 तारीख के पहले का था। बराबर। और फिर हम्म। भी वो ऐसा दादागिरी कर रहा था। बोले सोचिए इनमें कितना घाई है ये हम्म। दादागिरी करने के लिए। हम्म। ऐसा है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बना 124 के तहत, और हाई हम्म। कोर्ट बना 241 के तहत, जिनको हम्म। सबसे पहले ड्यूटी ये दिया है कि संविधान को बचाना। बराबर। ओके। हम्म। लेकिन वो लोग भी कुछ कर नहीं रहे। अभी हाई कोर्ट को इसमें सू मोटो लेना चाहिए था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हम्म। हम्म। इस तरीके से मतलब एक कानून की हत्या की जा रही है। हम्म।
और इसमें और एक प्रावधान है कि मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है सब खत्म करना चाहते हैं इसमें। और एडम जी ने जो बातें कही है, मतलब बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था वो तो खुद उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से कही है, तो मुझे तो ऐसा कुछ अभी एक्स्ट्रा कुछ कहना है ऐसा कुछ रहा नहीं। जी बस जी जी। अभी ड्राफ्टिंग कैसा करना है, क्या करना है, हम्म ये बनाई एक बार। हम्म। अब तो ठीक है, फिर हम और भी जो है इस मामले में जो हमने कहा, जो सहमत है अपना सहमति कम से कम सामने रखें कि हाँ ये जो कानून है बिल्कुल गलत है, और इसके खिलाफ हम लोग लेटर लिखेंगे राज्यपाल को, और एसआईसी को, हाई कोर्ट को सुमोटो लेने के लिए लिखेंगे। ऐसे सभी जगह हम जहां जाओ, जो डिपार्टमेंट, सबके लिए ये लेटर भेजना है, हम सबके लिए। तो हम लोग तैयार करेंगे, और आप लोग भी उसमें जो भी है ये देंगे सहमति, और जो भी हो सकता है। हेलो। तो बोलिए, जो जिसको भी बोलना है इस मामले में बोलिए। हम्म। हाँ, हाँ जी, विजू नमस्ते चौहान जी। शिवनारायण जी, मैं हाँ विजय चौहान बोल रही हूँ। जी। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 12 तारीख को ही मैंने हम्म 2 फर्स्ट अपील यहाँ पर डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार और 4 पी वार्ड में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट किए। तब तो मुझे पता नहीं था हम्म कि ये कानून आने वाला है। ऐसे भी बहुत सारे सेकंड अपील हमारे तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में पड़े हुए हैं। जी और उसके पहले भी जो हियरिंग हो गया वो तो एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 साल के बाद में लगता है नंबर। जी। तो ये सब उनके पास में इतना सेकंड अपील रखने के बाद में, एविडेंस देने के बाद में, वो उनका जो आदेश आता है वो गलत आ जाता है। फिर उसके लिए झगड़ने के लिए ताकत भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। तो एक बार कमीशन ने बोल दिया कि इनको डॉकेट दे दो, इंफॉर्मेशन दे दो, तो वो हम्म इंफॉर्मेशन फिर भी मिलती नहीं है जैसी चाहे वैसी, और 2 साल के बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है। हम्म। और वो डिले करने के लिए पीआईओ के ऊपर कोई सजा लगाई नहीं जाती अभी तक। जी। ये तो अनुभव है। और हम्म उसके ऊपर से ये कानून बन गया तो पूरा नुकसान ही नुकसान है। और ये सब कैसे हैंडल होना चाहिए? और पहले के जो अप्लाई किए हुए हैं अभी, हम्म। उसके अंदर अगर हमको जाना है सेकंड अपील में, तो इतने पैसे कहाँ से लाए? ऐसे भी हमको ये सब करने के लिए खर्चा तो हो ही जाता है। तो जी जी। और न्याय भी नहीं मिलता ऊपर से। और हम्म। पीआईओ को मैंने कभी सुना ही नहीं, किसी ने सुना है कि किसी माहिती जन माहिती अधिकारी को कभी किसी ने कुछ सजा दी है? वो तो उल्टा खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी हमको तो क्या डॉक्यूमेंट ही देना है। अगर हम्म। 2 2.5 साल के बाद में अगर आप उनके आदेश के ऊपर डॉक्यूमेंट दे रहे, तो उसका कोई महत्व ही नहीं बचता ना। जी बिल्कुल तो सही। ये सब चीजें कैसे हैंडल करें? अभी हम्म। जो पहले अप्लाई किया था उसके लिए तो हम लोग फर्स्ट अपील है, आरटीआई मारे तो फर्स्ट अपील में जाने का तो इतना खर्चा आएगा, और ऐसे भी इतना खर्चा करके हम न्याय तो नहीं मिला है, चुप बैठ गए। तो अभी इसके आगे तो हमें बहुत ही चुप बैठना पड़ेगा। कौन भागेगा दौड़ेगा, कौन खर्चा करेगा, इसका क्या करें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मगर आवाज उठाना है, और कम से कम लेटर तो लिखना ही है हम सबको। और इसमें सबसे बड़ी चीज देखिए, इन लोगों को हाई कोर्ट ने कई चीजें दी है जिसके ऊपर हमारा संगठन काम कर रहा है। वो चीजें एक अलग है, जिसमें हमने ये कहा है कि जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोशिश जुडिशरी के लिए एक प्रोसेसिंग वो किया है, और जिसके लिए हम जज को, यहाँ के अपने थाने के जज को सीधे सीधे हमने लेटर दिए हैं, 5 5 जजमेंट दिया है, ये 40 पेज का ये दिया है, काफी कुछ इसमें दिया है, जिसमें जरूरी है कि आप वीडियो कैमरे के सामने फर्स्ट अपील करेंगे, आपको प्रोसेसिंग दो। जज हमसे क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जज है, हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं होता। हमारा कहना है गलत काम आपके यहाँ होता है या नहीं होता वो अलग चीज है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग है। अगर कोई मशीन चल रही है, कोई मशीन, तो मशीन का पार्ट्स चेंज नहीं कर सकते आप। वो मशीन अपने प्रोसेसिंग में चलेगी, आउटपुट देगी। अगर उसमें पार्ट्स थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा।
तो आपका काम है, अगर प्रोसेसिंग बनी है उस प्रोसेसिंग के तहत ही आपको काम करना चाहिए, वीडियो कैमरे के सामने करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपको ये दिया कि कौशी जुडिशरी किस तरीके से काम करेगी, उस टाइप, तो ये सब चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी अभी हमें इस पर तो काम करना ही है। मनोहर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने हाथ उठाया, और जो भी इस मामले में सभी लोग बोले कम से कम कि ये गलत कानून है, इसके ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे, ये सब लोगों को बोलना है। हाँ, तो मनोहर जी आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं मनोहर जी। यहाँ पे नमस्ते, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही, आवाज आ रही, हाँ मैं जी। तीन बातें यहाँ पे रखना चाहूंगा। जी। पहला तो सरकार आरोप लगा रही है कि जो हम्म। आरटीआई का अधिकार का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम्म। तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई तो हो रही है ना, ये पहले से हो रहा है, कुछ नई बात नहीं है। तो हम्म। शिक्षा भूल हो रहा है हमारा, क्योंकि हम्म। मैं जानता हूँ जो गलत काम करेगा उसके ऊपर तो शिक्षा होने वाली है, क्योंकि वो गलत ही कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो सही लोग हैं उनको भी वहां पे वो साथ में लपेटे में ले रहे हैं। जी। और दूसरी बात है कि ये जो सोशल मीडिया पे अभी 2-3 दिन से दिख रहा है, तो काफी माहौल खड़ा हो चुका है, तो हमें संगठित होना है। मतलब अभी ये गुट है अपना, एक 27-30 लोग हैं, तो ऑल महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट है। तो हमें एक हम्म। सोशल मीडिया पे अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे सब लोग अपने सुझाव रखें। और ये जो हम्म। आरटीआई जो होता है वहाँ पे हम लोग, सरकार ने सोशल में इस पे नहीं डाला, तो हम अपने इससे भी वहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी हमारे पास जानकारी आती है महाराष्ट्र की, तो हम अपना एक वहाँ पे आरटीआई जो इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, मतलब एक जी। सुझाव कर सकते हम्म। हैं। और तीसरी बात है कि जो आरटीआई कार्यकर्ता सच्चा होता है उसको तो कोई सुरक्षा नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल। हमले होते हैं, उसके ऊपर क्योंकि वो तो होता है ना, हर एक में खून में जज्बा होता है कि वह हम्म। 100 में से है। तो उसमें से जो होता है, तो उनकी सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी, तो हम लोग इसको ऐड करना चाहिए भविष्य में कि आरटीआई कार्यकर्ता होता है उसकी सुरक्षा भी, क्योंकि वो भी एक सोल्जर ही है, हम्म। जी। मतलब बड़ा सोल्जर है। क्योंकि भ्रष्टाचार बाहेर ला रहा है, मतलब उसकी वो मतलब बोलते ना, आपल्या हातावरती तो जीव घेऊन तो बाहेर कार्य करतो, माहिती आहे, कारण त्याला ते जुनून असतो. हम्म। कारण कुणीही सदस्य या क्षेत्रामध्ये येत नाही, म्हणजे हम्म। त्यासाठी त्याला खूप हिंमत द्यावी लागते. म्हणून म्हणतो आठव्या कार्य संरक्षण या कायद्याच्या अंतर्गत, कायदे के अंतर्गत कैसे हम सुरक्षा दे सकते हैं आरटीआई कार्यकर्ता को, तो उसके हम्म। ऊपर भी एक मुहिम होना चाहिए। तो ये मेरे बिल्कुल। 3 सवाल हम्म। जो मैं जी। यहाँ पे रखना चाहता था। हाँ, हाँ, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहली चीज ये कि मनोहर जी, सभी लोग कि लेटर लिखना चाहिए या नहीं, सब लोगों ने लिखना चाहिए या नहीं, है ना, और इसका विरोध करना चाहिए या नहीं, ये चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक नहीं मिनट में नहीं, बोलिए, लेटर, फिर 10 मिनट में बंद हो जाएगा फिर से। तो एक बार हम लोग एक तीसरा सेशन चालू करेंगे और कुछ देर में वो बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ मनोहर जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो सहमत हूँ कि हमें लेटर लिखना है, और अपने अपने दोस्त जितने भी अपने कलीग लोग हैं मेरे साथ जुड़े, मैं उनको भी कन्विंस करूंगा कि इस तरह से लेटर आप भी लिखिए। आम आदमी को भी अभी सहभाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जी। सवाल सिर्फ आरटीआई कार्यकर्ता का नहीं, आम लोगों का भी है। तो हमें जी। लोगों तक ये मैसेज लेके जाना है। तो मैं जी। सहमत हूँ आपसे। जी, तो इसका धन्यवाद। एक, सुनील तिवारी जी, आप भी हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने क्या क्या किए ये आपको मालूम है। पुलिस वालों की हालत खराब करी थी, जो भी गलत कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट की। आप बताइए इस मामले में आपको क्या लगता है, सुनील तिवारी जी? आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। अ, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आ रही है हाँ, अब आ रही, अब आई। हम्म। कि जी बोलिए। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि अगर ये जो नया ला रहे हैं, ये प्रपोजल वगैरह, हम्म। ये तो गलत है। बराबर। जब हम्म। जो आरटीआई की जो मूल सिद्धांत है उसी को अगर ये खत्म कर देंगे, हम्म। तो आम जनता को उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर वो चार्ज लगा के और इस तरीके से जो भी नया संशोधन कर रहे हैं, तो उससे हम्म। बेहतर है बंदी कर दो उसको। मतलब आजादी क्योंकि छीन लो। आम जनता ने तुम गुंडे सब इसका मिलके इस्तेमाल आजादी किया छीन है। लो हम लोगों की, है ना। ये हाँ, ऐसे हो गया पूरा। भाई ठीक। पहले नहीं था ना, हाँ, नहीं था ना पहले वैसे तो हम वैसे ही गुलाम बना दिया जा, वही कर दो हमें, जब वही उसी लाइन पे ला रहे हो। सही, सही, सही।
वो तो ठीक बहाना है करके क्यों कि हम चार्ज लगाए ये करेंगे, ये सब बिल्कुल। करके क्यों मतलब है? मतलब ये नौटंकी, मतलब ये धंधे नौटंकी के करने की जो जरूरत क्या है? नौटंकी करने की जरूरत क्या है आप लोगों को? कि भाई मैं आरटीआई पहले ही है। बोल दीजिए हमको ये नहीं चाहिए, हम बंद कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक ठीक। अच्छा चलिए। क्योंकि इन्होंने जब कानून बनाया था तो ये थोड़ी सोचा था कि हम ही हम्म, फंसेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं ने तो ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम फंसेंगे। जी चलिए, कोई बात नहीं। अरुण साल्वी जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए, बोलिए अरुण जी। आपका अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट हेलो। कीजिए। हाँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, शेर अली जी, आप जरा कुछ बोलना चाहे तो जल्दी जल्दी से बोलिए। हाँ जी, हाँ आसिम जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए आसिम जी, बोलिए। ये लोग जो है ना, एक युग होता है, एक हम्म एज होता है, वो एज पूरा खत्म करना चाहते हैं। कि जिसके हम्म अंदर जैसा हमारे साथ हम्म 50-70 बरस पहले जो हुआ था कि हमें कोई भी कानून पाने के लिए, हमारा अधिकार पाने के लिए हमें सब करना पड़ता था। जी तो ये लोग हमसे ये राइट भी छीनना चाहते हैं कि बिल्कुल। हम कोई चीज से, कोई कोई जगह से, कोई प्लेटफॉर्म से हम आवाज ना उठा सके सही तौर से। इसीलिए ये लोग ने ना हम्म पैसे बढ़ाए हुए हैं और उसके जी खिलाफ 150 वर्ड का जो इन लोग ने रखे हैं हम्म आरटीआई के ऊपर, कानून के बस उतने ही पेज में आपको लिखना है, वो भी हम्म गलत ही है। और जी ये सब बिल्कुल। इन लोग है ना अपना गलती कर रहे हैं कि एक एज को खत्म करना चाहते हैं। इससे हम्म पूरी दुनिया के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर है ना एक हाहाकार मचेगा। और जिससे ये पूरी महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर फ्रॉड, डकेट्स, डाकू, हम्म रेपिस सब बढ़ी है ये। और हम्म जो हमारे जैसे अच्छे लोग हैं, जो कोई ना कोई तरीके से कोई अच्छा काम करना चाहते, किसी को बचाना चाहते, तो हम हम्म, बचा नहीं सकेंगे। बस ये इतना ही मेरे को कहना है। हम सब मिलके ये गलत कानून के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सोनिका क्रांतिवीर जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ सोनिका जी। हाँ चलिए, अभी और कोई कोई इस मामले में अ, हाँ बोलो, सोनिका जी बोल रहे हैं जी। हाँ, नमस्कार आप सभी को। और मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे अभी जो आसिम जी ने कहा, मेरा भी वही कहना था कि ये हम भले ही आज कहने के लिए 2026 में जी रहे हैं, मगर हमारी जो सरकार है वो हमें आदि मानव के टाइम तक ले के जाने वाली है। जैसे अभी जब अंग्रेजों ने अपने देश पे कब्जा किया था, उस वक्त भी अगर आप लोगों को किसी को मालूम होगा कि जेल में आप पेपर आपको लेके जा, मतलब पेपर मिलता था, पेन मिलता था, कलम के लिए लिखने के लिए पेन भी मिलता था। लेकिन आज की हालत यह है कि आज अगर आप जेल जाओगे तो आपको पेपर और पेन भी मांगना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाकर ही मिलता है। और कहीं कहीं पे तो अगर इंसान लड़ नहीं पाए तो वहां पे वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी यही है कि आरटीआई को खत्म किया जा रहा है, जो हमें अधिकार मिला है। और कह सकते हैं आप दूसरी आज़ादी है वो जो हमें मिली है, लेकिन उसे खत्म किया जा रहा है। इसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। और इसमें एक और भी चीज है जो हम लोगों ने कई बार की भी है कि अगर कोई ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकता तो कम से कम पोस्ट कार्ड बना बना के भेजे, क्योंकि पोस्ट कार्ड जो है बहुत ही सस्ते भी मिलते हैं और बहुत बल्क में लोग भेज सकते हैं। उससे भी लोगों ने कई लड़ाइयाँ जीतने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। तो पोस्ट कार्ड का ऑप्शन भी सबसे अच्छा है, जिससे अगर सब लोग जो भी अपनी बात पहुंचाना चाहें वो उसके माध्यम से भारी संख्या में पहुंचा सकते हैं, और तभी जीत मिल सकती है और तब बदलाव हो सकता है। धन्यवाद। चलिए, प्रवीण जी आप कुछ बोलेंगे? आपने हाथ ऊपर उठाया है, प्रवीण जी बोलिए। Hello, हाँ hello बोलिए प्रवीण everyone. जी। जी Yeah, हाँ we should definitely go against this law what they are trying to amend on us, जी because RTI के वजह से तो काफी helpful होता है to get all the corrective information, जी and these people cannot deny this thing. They हम्म, have to be like हम्म, they have to provide all this information हम्म, the way we want it, not जी the way they should be giving the information.
तो डेफिनेटली हम लोग ये रेस करेंगे एंड वी गाइस आर देयर, वी गाइस आर with you to support for each and everything, and we'll definitely write all the letters and required documents. धन्यवाद जी आपका। ठीक है, नितिन चौहान जी आप कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। यस, मैं बोलता हूँ जो हाँ। अपना ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें उनके इनके ये लोग का एक तर्क रहता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर रहते हैं या धंधा करते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम ये सब कानून ला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले ऐसा बोला है कि आरटीआई एक्टिविस्ट धंधा हो गया है। ये आपको भी पता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज बोली है ना, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा डाटा है जो डाटा के आधार के ऊपर ये सब बात कर रहे हैं? उनके पास कितना आरटीआई एक्टिविस्ट लोग का हत्या हो गया उसका डाटा नहीं है, वही वो लोग को डाटा नहीं है, कॉम्पेंसेशन मिला हुआ है। वही उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास कानून है ना, आप कानून पे बैठे हो, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए जो गलत कर रहा है उसको कोई रोक नहीं रहा है। यस, सुप्रीम कोर्ट के पास डाटा। और कोई बोले। हेलो, हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था तभी अपना जूम मीटिंग कट हो गया, तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ तक बात किया। जी हाँ ठीक है, रिपीट कर लीजिए और जिसको भी बोलना है अभी पूरा टाइम है आप सबके लिए, आप लोग बोले। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि एडम जी ने कहा कि ये लोग ऐसा तर्क दे रहे कि हम लोग ब्लैकमेल वगैरह वो उसके लिए हम लोग ये सब फीस वगैरह बढ़ाइए, बराबर है जी। लेकिन मेरा कहना है मुर्गी जब अंडा ही नहीं देगी तो वो अंडे में से बच्चा कैसा पैदा होगा? जी बिल्कुल सही बात तभी आरटीआई एक्टिव ब्लैकमेल तभी करेगा ना जब ऑफिसर करप्शन करेगा। बिल्कुल। मतलब आप खुद मान रहे हो कि हम लोग करप्शन कर रहे हैं और इसके लिए उसके ऊपर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी जी बराबर ना? बिल्कुल। तो उनका तर्क है उनके ही खिलाफ जा रहा है। हाँ सही बात है बिल्कुल। हाँ, मैं भी एक बार मंत्रालय गया तो मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर होते हैं। आजाद मैदान का जो सीनियर ऑफिसर है वो भी शायद आप भी थे साथ में। हाँ बिल्कुल। यस यस, तभी हमने उनको पूछा था कि कितना % आरटीआई एप्लीकेशन को आप जवाब देते हो, पहले ये तो बताओ। सही बात है। ऐसे बोला आरटीआई जो फिलहाल का आरटीआई है जो फिलहाल अभी था वही उसका ही ठीक से बोला एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है जी। और आप चले उसको जो है बचा कुचा गर्दन बची उसको भी आप काट रहे हो। हमारा कहने का मतलब वो है कि आरटीआई अगर ऑफिसर अगर सही से काम करेगा तो हम लोग ब्लैकमेल क्यों करेंगे? पहला बात तो बिल्कुल। तो हमारे पास तो ये तर्क पहले आपको देना ही पड़ेगा। जो हम हमारा ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारे तर्क देना ही पड़ेगा। और ये जो आरटीआई एक्ट है ये आर्टिकल 19(1) के तहत ये हमारा मूलभूत अधिकार है। तो मूलभूत अधिकार है कोई स्टेट हमसे छीन नहीं सकता है। जब हम आरटीआई एप्लीकेशन लिखते तो केंद्रीय सूचना अधिकार ऐसा लिखते हम लोग ना। तो केंद्रीय सूचना अधिकार जो पार्लियामेंट में 2/3 इसे वोटिंग से बना है, बराबर। तो एक स्टेट का छपरी सीएम कैसा बना सकता है? सही बात है। जो पार्टी के सांसद गलत तरीके से तोड़ रहा है। अभी भी देख रहे हैं आप कि 6 सांसद तोड़ दिए ये सब। मतलब इतना बड़ा मजाक जो अपना भारत का चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो किधर भी नहीं चल रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर चिट्ठी पढ़ के सामने वाले से बात करता है, बराबर। और वो चाहता है कि 150 वर्ड में हम लोग लिखे। वो हमारी इज्जत की धज्जियां उधर उड़ा रहा है विदेशों में बैठ के ट्रम्प के सामने चिट्ठी पढ़ रहा है। आपने शायद सबने वीडियो देखा रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल देखा है ना, उनका देखा है, अपने मनमोहन सिंह का देखा है, दोनों का देखा है। कौन क्या कैसे है। ऐसा अनपढ़ आदमी हमारा राष्ट्र प्रमुख बन रहा है और हम जैसे पढ़े लिखे लोग का सवाल पूछने का अधिकार वो छीन रहा है जो बाबा साहब ने हमको दिया है। बिल्कुल। एक्चुअली आरटीआई कानून है 2005 में क्यों आया वो मुझे समझ में नहीं आता है देश आजाद होने के बाद। बराबर। ऐसा है। अभी है वो कानून को भी लोग खत्म करना चाहते हैं और हमारी हत्या करने के पीछे है। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एसिसिनेशन है। दिस इज नॉट अमेंडमेंट, दिस इज एसिसिनेशन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट एंड यूजर्स। बराबर। एडम जी ने सही कहा है। नहीं सही है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हमें क्या बोलते वो जो सावित्रीबाई का जो जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, क्वासी जुडिशरी के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं
वो भी लागू करवाना है इन लोगों से, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट उसको लागू नहीं कर रहा है। फर्स्ट अपीलेट वो चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, जबकि वो एक्सेप्ट होना है। और ये चीज एक तरीके से कॉसी जुडिशरी जो है आपके नॉर्मल जो है, जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है और मजदूर की तनख्वाह या मजदूर का हक छीनने के लिए वहां का मालिक खुद खुद अपना जजमेंट देता है, खुद ब खुद फैसला कर लेता है और फैसला करके उसके मजदूर के खिलाफ करता है। तो ये चीज भी एक रिकॉर्ड में आनी चाहिए। ये सारे जब कदम होंगे, ये सब चीजें उठेगी, तभी जाकर के आपके जो पुराने जो इतने सारे केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं वो केस खत्म हो सकते हैं। क्योंकि आज जो भी केस अदालत में है वो केस इसलिए है क्योंकि आप जमींदार थे, आपके यहाँ मजदूर कार्रवाई सब कुछ काम करता था, मजदूरी करता था, आपको उसकी मजदूरी छीननी थी, तो आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसको इंसाफ नहीं दिया, तो वो मजदूर को बेचारे को मजबूर होकर कोर्ट का शरण लेना पड़ा। और ऐसे हजारों केसेस जो आज अदालतों में है। क्यों? क्योंकि कॉसी जुडिशरी जो बनाया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कॉसी जुडिशरी जो प्रोसीडिंग बनाया है हाई कोर्ट में ने, वो यहाँ के अपने जो आईएएस आईपीएस अफसर ये मान ही नहीं रहे उस चीज को। वो जबकि सबके ऊपर लागू होता है, चाहे मजदूर की मजदूरी अगर किसी मालिक ने नहीं दी और वहां पर मालिक ने फैसला कर दिया मजदूर के खिलाफ बिना किसी प्रोसेसिंग के, बिना किसी उसके, तो जब वो फैसला अगर वीडियो कैमरे के सामने विद रिकॉर्ड के साथ होगा तो वो मजदूर की मजदूरी वहां पर, भले ही वो सरकारी इस डिपार्टमेंट नहीं है, मगर अगर प्रोसीडिंग के साथ होगा तो वो जो जमींदार है या साहूकार है या जो ठेकेदार है वो मजदूर की मजदूरी नहीं छीन सकेगा। या ऐसे कोई से भी प्रोसेस हो रहे वो अगर इस प्रोसीडिंग के तहत होंगे तो उसका काम, उसका फायदा सबको मिलेगा। उसी प्रकार से आरटीआई का जो फर्स्ट अपीलेट होता है उसको भी हमें लाइन पे लाना है सबको। और इस वक्त जो आरटीआई में जो बदलाव किया गया है उसे रोकना है हमें, हम सबको मिलकर के। तो मैं चाहूंगा इससे सभी लोग सहमत है तो आप लोग अपना दो दो शब्द बोले, दो दो शब्द हाथ उठाएं, अनम्यूट करें और बोलें, ताकि ये पूरा का पूरा हम रिकॉर्ड पर भेजेंगे आपके लेटर के साथ लिंक पर रखकर। बोलिए कौन कौन कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आवाज तो आप लोगों को उठानी चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई इसलिए एलएनटी जैसे बिल्डर, एलन जैसे गुंडे, उन लोगों ने आप लोगों को लूटा। इसीलिए ये भ्रष्ट नेता लोग आपको लूट रहे हैं। इसीलिए ये नेता जो क्या बोलते कहते हैं, अरे उसके पवार के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत है, या इस सिंधे के खिलाफ सबूत है, या ये है वो है, दुनिया भर का बोलते हैं, मगर जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सारी चीजें गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, आप लोग देख रहे हो। आपका चुप रहना भी सबसे बड़ा यानी अपराध है। आपके सामने अपराध हो रहा है और आप चुप है, आप उसमें बोल भी नहीं रहे, तो ये अपराध तो होता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा ये अपराध। इसके लिए आप लोगों को भी बोलने की बहुत जरूरत है। जयपाल सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। जी जयपाल आदरणीय सिंह। हाँ जी, सभी आदरणीय को प्रणाम। मैं जयपाल सिंह कीची, मध्य प्रदेश से। हाँ हाँ, धन्यवाद। आप हाँ, आवाज आ रही जी, है आपकी? आपने जो बोलिए। जी जी आपने जो मुहिम चलाई है, या सभी आरटी कार्यकर्ताओं की आवाज है कि हम सभी को आवाज उठाना चाहिए। जो सिर्फ हम जी। बोलते हैं या फिर हम अपने क्षेत्र में या घर में जो बात करते हैं, ये हमारी बात नीचे से लेके ऊपर तक जाना चाहिए। मतलब जहाँ आवाज पहुंचनी चाहिए वहां जाना चाहिए। क्योंकि जी। हम अपनी कुंठा के कारण या सूचना का अधिकार का जो सरकार ने दुरुपयोग करते हुए जो सत्युपयोग किया था, जो 2014 में जो सरकार आई थी, वो सूचना का अधिकार के माध्यम से। क्यों? तो जो सारे काम कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के या जो भी घोटाले थे, पार्टी का जी। कोई व्यक्ति विशेष नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ। जब ये सरकार में आ गए, भ्रष्टाचार के माध्यम से उजागर करके सबने देखा कि ये सरकार तो बहुत बेकार है और ये घोटाले करती। जब ये आए तो इन्होंने जिस कारण से ये लोग आए, इन्होंने उसी इसी को को खत्म खत्म कर करते दिया। क्यों? जी जी, खत्म कर जी। दिया। और खत्म करते क्यों खत्म किया? कि हम उसी कारण से आए और हमने भ्रष्टाचार, हमारा भ्रष्टाचार जो है, और ये जो निकलेगा तो फिर हमारे ऊपर लाछन लगेगा। और अभी जी। जो करना है वो सब कुछ करते जा रहे हैं। अगर हम बिल्कुल। जैसे या हमारे जो वरिष्ठ लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, और जैसे अभी देखो कोर्ट का भी क्या हाल है,
कोर्ट भी यही चाह रहा है कि बस आरटीआई कार्यकर्ता कौन है, आक्रोश है, क्या है, क्या स्थिति है। एक आरटीआई आम कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल करके जो खुफिया जानकारी, जो पहले खुफिया पत्रकारों को हुआ करता था, वो आरटीआई कार्यकर्ता कर रहा है। सभी की चौथे स्तंभ की भी रक्षा आरटीआई कार्यकर्ता कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या उसी के ऊपर सारी चीजें ये हमला हो रही है। मैं जी। मानता हूँ कि मेरा शब्द छोटे या और कुछ हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो अभी जो विपक्ष की और सभी की लड़ाई जो लड़ रहा है, सिर्फ ये आरटीआई कार्यकर्ता लड़ रहा है। अब जी वो बिल्कुल क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, या तो उसका शौक है, या उसकी जिज्ञासा है, या कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं चाहता था कि देश की सेवा करूं, जी। सेना में जाऊं, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया किसी कारणवश। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे से बन पड़ता है मैं क्यों ना करूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अनेक प्रकार का होता, कोई कहता है कि लूटता करता है, मतलब हम्म ऐसे कहते हैं कि लोग के आईटी कार का है, मतलब जो ब्लैकमेल करता है, क्यों हम्म करता है भैया, वो नहीं हम्म करता। लेकिन आपकी ऐसी मानसिकता कैसे, मैं कह रहा हूँ हम्म ऐसे हजारों प्रमाण है। या हम हम्म जब करते हैं, हम सिर्फ हमारी अंतरात्मा से कार्य करते हैं। हम में या हम लोग ऐसा चाहते हैं 100 कार्रवाई ना हो, लेकिन एक ही कार्रवाई ऐसी हो, हम्म, दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। बिल्कुल बराबर। प्रमाण के साथ में आपका भी देखता हूँ, हम्म माननीय हमारी दीदी है, सभी का देखता हूँ, और हम्म, जितने भी साथी है किसी ग्रुप में हो, या सभी अच्छा कार्य करता है, अपने हिसाब से करते हैं। और ये जी। संगठन माध्यम से या किसी के हम्म जो भी करते हैं, अपना हिसाब से कुछ ना कहीं ठीक करते हैं, लेकिन किसी को जब हम्म, उसकी ठेस पहुंचती है तो उसको बुरा लगता है। लेकिन हम बिल्कुल। एक क्रांतिकारी के माध्यम से, या एक हम हम्म सैनिक की तरह, एक हम्म आरटीआई कार्यकर्ता भी सैनिक की तरह ही है। क्यों, कब हम्म ना जाने उसके ऊपर कब हमला हो जाए, क्योंकि जिसकी करोड़ों करोड़ों रुपए की जब हम घोटाला निकालते हैं तो सब हम्म, कुछ करता है। बराबर। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम्म जहां है हम उसी स्तर पर हम कार्रवाई करें, और हम्म, एक दूसरे का सहयोग भी लेने का रहे तो बिल्कुल ले। अगर जी। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा घोटाला है, तो क्यों ना आदरणीय आपके माध्यम से उजागर करूं, जिसमें ये भी पारदर्शिता हो कि जो मेरे बराबर। यहाँ जो घोटाला हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, आपको भी पता रहे, तो आप भी कहो कि नहीं हाँ ये सही अच्छा मुद्दा है, ये मैंने हम्म उठाया था, तो मेरे ऊपर भी मैं भी निष्कलंक रहूं। ये भी हम्म, एक विशेष बात है, क्योंकि सभी को जी होना चाहिए। मैं या हम या हमारे 10 लोगों को वो विषय याद होना चाहिए। जी जी आदरणीय। तो जी पारदर्शिता भी, हमें भी पारदर्शिता बनी रहेगी। जी जी, जी। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला सैमसंग, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सैमसंग एसएम आपने हाथ उठाया है। सैमसंग एसएम एसएम, हाँ बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, बोलिए। मैं हम्म, संजय पाठारे बात कर रहा हूँ। सर, जी। आपने सही बोला है कि आरटीआई माध्यम है जिसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आज के तारीख में हमने जितने भी आरटीआई डाले हैं वो हम्म उसका एक्सेप्ट नहीं करके उसको रिजेक्ट कर दिया है और बोला हमारे दायरे में आता नहीं है ये हम्म मामला, हम हम्म उसको दूसरे जगह वर्क करते हैं। दूसरे हम्म बात ऐसी है कि जब रिप्लाई देते हैं तो हम्म ये हाथ अपने ऊपर कर देते हैं, बोलते हैं ये उनका मामला है, आप हम्म उनके तरफ जाओ, उनसे हम्म, ये माध्यम से ये जानकारी ले लो। लेकिन ये जी गलत हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म आपने एक बोला, सही बोला सर, हम्म कि जो अभी मामला हुआ एक्सरबिया का, हम्म, तो एल सबसे बड़ा है, जायंट है। बराबर बराबर। हाँ, तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो हम्म, आप जैसे महान व्यक्ति हो कि जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाने के हमें मजबूर कर दिया है। और हम्म, मजबूर नहीं मैं बोलूंगा, हम्म, लेकिन हमको जो हमें ताकत दी आपने, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जी जी, धन्यवाद आपका। ऐसा कुछ नहीं है, मिल के चलना है हाँ हम सर, सबको। जी जी। हमें सब मिलकर चलना है। हाँ हाँ। सर, हम्म, ओके और सर, थैंक यू वेरी गलत मच के सर। खिलाफ हमें उठना है। ठीक ठीक। चलिए। उठना है सर, और हाँ ओके हाँ। सर, ओके। अच्छा, प्रकाश परब जी, आप भी कुछ बोलिए जरा इस मामले में। प्रकाश परब जी, प्रकाश परब। चलिए, प्रियंका गौरव जी, आप बोलिए। प्रकाश परब जी, हाँ बोलिए प्रकाश जी। हेलो। हाँ प्रकाश जी बोलिए। हाँ। क्या लग हाँ रहा सर, है, आरटीआई नमस्कार। रहेगा तो उससे क्या फायदा और क्या नहीं है? ये जी। सर, आरटीआई देखो, आरटीआई रहना सही, बिल्कुल सही सही बात है, मगर ये लोग अभी दबा रहे हैं, मतलब ये हम्म आ, ये मतलब आगे से बोले कि आरटीआई बंद करना चाहिए, ये गलत हम्म बात है ना। आरटीआई होएगा तो हम सभी को पता चलेगा हम्म, हर एक जगह पे क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। जी। हम्म ऐसा।
सबसे बड़ी और चीज आपके दस्तावेज आपको मिलेंगे, है ना। आपने हाँ रेरा में कंप्लेंट करी, रेरा के अधिकारियों के, यानी उसमें रेरा काम नहीं हाँ कर रहा है, उसका यस पेपर का सर जवाब आपको आरटीआई से मिल रहा है, और वो उससे पता चल रहा है कि रेरा ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, बराबर। रेरा ने बराबर ड्यूटी सर नहीं निभाई तो उसके खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए हमें वो पेपर काम आएंगे। आरटीआई से मिलने के बाद वही वो पेपर हमें यूज हो रहा है ना इस चीज में, यस सर यस है ना। और ये लोग जवाब नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से इनके ऊपर कंपनसेशन, इनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं आप। तो आप 50 लोग, इनको 75 1 लाख रुपए की पेनल्टी अगर इनको लगेगी, तभी तो जाकर ये लोग ठीक होंगे, है। राइट 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 सर आप लोगों का 15 20 लाख रुपए इन लोगों ने लूट लिया ना, और हाँ धक्के आप लोग खा रहे। तो ये जितने भी लोग ये सब बचा रहे, इनको आरबीआई बचा रहा, रेरा बचा रहा, ये सब लोग, तो इन सब अधिकारियों के खिलाफ जो ये बचा रहे हैं, किस प्रकार से बचा रहे हैं, उनके लिए आप लोगों को आरटीआई की जरूरत है कि नहीं है, बराबर है। नहीं वहीं बराबर से बराबर आपको पता चलेगा कि आरबीआई का किस अधिकारी ने कितना पैसा खाया एलएनटी से, और किस प्रकार से एलएनटी को बचा रहा है। रेरा के अधिकारी के द्वारा जो आरटीआई से जवाब मिलेगा, तब पता चलेगा कि रेरा के अधिकारियों ने कितना पैसा खाया, किस तरीके से बिल्कुल एलएनटी को सही है बचाया उसने, ये तभी मालूम पड़ेगा। आरओसी के बिल्कुल आरटीआई से, आरओसी के अधिकारी किस प्रकार से एलएनटी जैसे गुंडों को, दरिंदों को बचा रहे हैं। पुलिस बिल्कुल सही है पुलिस कैसे बचा रही है, ये सब आरटीआई से ही आपको जानकारी मिलेगी, बराबर ना। बराबर बिल्कुल बराबर सही बिल्कुल सही है तो बिल्कुल इसको इस तरीके से ये लोग रोक रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी, ये नेता लोग, है ना। तो हमें सबको मिल करके इस हाँ सर बात को, इस आवाज उठानी है कि ये कानून को बदल ना पाए, और ये कानून बदलने की ताकत इनके पास नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पास, ये केंद्र सरकार के पास है। और ये लोग जो सर्कुलर बनाते हैं, सिर्फ 6 महीने तक लगा सकते हैं, 6 महीने के बाद इनको खुद की संसद में भी इसको पास करवाना पड़ता है, और वहां कानून के हिसाब से बदलना है। और इस तरीके से हम इनके खिलाफ सुमोटो लेने के लिए हाईकोर्ट को लिख सकते हैं, राज्यपाल को लिख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार को, एसआईसी को, सबको हम लोगों को लिखना है, और हर जगह अपनी बात पहुंचानी है कि ये कानून ओके को सर किसी भी हालत में लागू नहीं होने देना है, बराबर हाँ सर बराबर है ना। तो यस ये सर चीज यस है। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समझा इस चीज को। हाँ, प्रियंका गौरव जी, आप कुछ बोलेंगे इस मामले में, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ मुझे एक ही कहनी थी कि सबको एक ही बात बताना है कि हाँ जो हम पेपर वर्क कर रहे हैं ना अभी, जी वो सब साथ मिलके जल्दी जल्दी करें तभी रिजल्ट आएगा। नहीं जी, तो बिल्कुल। एक कर रहा है दूसरा कर रहा है, इसने क्यों नहीं किया, ऐसा होगा ना तो हमको और 1 साल लगेगा। इसलिए बिल्कुल जल्दी सब जब समझ के जल्दी जल्दी करेंगे तब हमको रिजल्ट मिल सकता है। यही बोलना है मुझे, बिल्कुल बाकी बिल्कुल कुछ नहीं। प्रियंका जी, हाँ 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 बोलिए। प्रियंका, हाँ वो पदपेड़ी वाले में आपके आरटीआई लगाई गई थी, आपको याद है ना अच्छा हाँ हाँ आपका। मैडम। हाँ वो वाला मामला भी बताइए, उसमें तो सिर्फ एक आरटीआई से ही आपका डीफ्रीज कर दिया गया था, वो बताइए। हाँ हाँ वो क्या है सबको बताना था मुझे कि मेरा अकाउंट सीज किया था। तो पतपेड़ी वाले ने, मेरे ससुर का कुछ कर्जा था इसके कारण मेरा सीज किया था, मिस्टर का करना था तो मेरा किया। ये इतना गलत किया वो पतपेड़ी वाले ने, तो ना हमने सर के माध्यम से जाके उनको आरटीआई लगवाया, तब सब जब बंद हो गया और मेरा अकाउंट चालू हो गया फिर से। ये आरटीआई लगाने से वगैरह सब ये हो गया। इसके लिए मैं सर से बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का, हाँ हमको नहीं, हाँ सपोर्ट वही तो किया और मुझे आगे भी मैं हाँ कार्रवाई कर रही हूँ। बिल्कुल, ये आरटीआई की वजह से जो उन्होंने गलत किया, वो जानकारी बाहर आ रही थी, है ना। और वो हाँ बाहर आती तो उससे क्या पता चलता, उनको हम सजा दिला सकते थे, और इस वजह से उन्होंने डर के मारे वापस अपना ये सारा काम करा। तो ये सब चीज और उनको आरटीआई का सर, ये सब फायदा। हाँ जी जी, हाँ बोलिए। सर, हमको धमकी वाले लेटर बेटर आते थे वो भी बंद हो हाँ, गए वो भी पतपेड़ी बंद हो से। गए। मतलब किस तरह हाँ धमकी दे सब रहे थे, बंद मतलब किया गलत उन्होंने। ढंग से ये लोगों ने ऑर्डर अच्छा लिया कोर्ट में हाँ जाके, ये सारी चीजें हमारे सामने आई, सिर्फ आरटीआई वसूली की वजह करने से के आई। लिए हाँ सब आने वाले थे, ये उठा के हाँ, लेके जाएंगे, लेकिन तब से बंद हो गए। अभी कितना महीना हो गया तब से कुछ नहीं उन्होंने कुछ किया नहीं। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे ये वाह आरटीआई का क्या बात है इतना सब हम्म ताकत है कि हम आगे बढ़ेंगे तभी सब होगा। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि बाप रे हम्म, कितना पेपर वर्क करना पड़ा है, कब रिजल्ट आएगा, कितना पेपर है, लेकिन ये आगे का नहीं सोचते, आगे क्या चल रहा है हमको नहीं दिखाई देता, उधर क्या हाँ होता है। हाँ बराबर। उधर यस बहुत पड़ती है हमको, लेकिन तो वो बता नहीं सकते बराबर है हमको।
ऐसे वो नालायक बहुत लोग भरते हैं। वो ये समझना चाहिए, ये इस पेपर का बहुत असर पड़ता है। उसका आज नहीं तो 4 साल बाद भी वो पेपर काम करेगा आपका, वो बम के समान काम हाँ करेगा उस ऑफिसर के ऊपर। इस चीज को समझने की जरूरत है आप सब लोगों को। और सबसे बड़ी चीज ये, आप लोगों को एक चीज और समझनी चाहिए कि कोई एनजीओ को जरूर, एनजीओ के ऊपर निर्भर मत हो। आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ जो खड़े होना है, जो काम नहीं कर रहा उसको समझाना है कि भैया इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या चीज हुई है। आप लोग ईएमआई रुके, आप लोगों के बैंक के ये सब जो रिकवरी वाले आए थे सबको रोक दिया गया है ना। ये सब कानून के सहारे किया गया है और पेपर वर्क के सहारे हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। और जो नहीं समझ रहा वो उनको समझाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये एनजीओ समझाता है, लेकिन एनजीओ को दुकानदार समझा जाता है। एनजीओ अगर इस मामले में बोलेगा तो कहा जाएगा कि अरे वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, जबकि फायदा आपका होना है। आपके पेपर से आपको ही फायदा होना है ना इस चीज में। और आप सब जो जब एक साथ जुटेंगे तो सामने वाला घबराएगा, लेकिन आप लोग अगर अलग अलग रहेंगे तो सामने वाला ताकतवर हो जाएगा। ये इस मुख्य चीज है। जी हाँ, बोलिए। और कौन है? अफगान प्रगारकर, आप बोलना चाह रहे हैं? आपने हाथ उठाया। हाँ 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 अफगान जी हाँ बोलिए। हाँ, जी यस सर, यस सर। हाँ ये आरटीआई बहुत अच्छा कानून है। जी। तो हम लोग को ऐसे ही बंद करने देना नहीं है। हम्म ये लोग को गलत काम करते हैं, ये लोग ही बंद कर सकते हैं। तो हम लोग ये हम्म बंद करेंगे तो हम लोग का ये मुंह बंद कर रहे हैं लोग। हम बिल्कुल पेपर बिल्कुल, वर्क, आपका मुंह बंद कर रहे हैं। हाँ हम जी हमारा मुंह बंद कर रहे हैं। ये हम जी पेपर वर्क से जो हम पूछना चाहते हैं, ये चीज को बंद करना चाहते हैं। तो ये जी बिल्कुल होने देना नहीं है हम लोग को। हम लोग को जी। सब साथ में मिलके सर को हम्म सपोर्ट करके ये कानून को हम्म सपोर्ट करना है। जी, ये धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया ये आपकी बात है। ये चीज सबको ये सर, समझने की जरूरत है। और ये सब आप ये लोग आपस में एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। इसमें ये मत समझे कि हम नीचे दिखेंगे या ऐसा होगा वैसा होगा। आप नहीं लोगों को नहीं, ही आगे बढ़ना है और बढ़ के एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे को समझाना है और एक चैन बनानी है, मजबूत चैन, है ना। अच्छा डायरेक्टली ये डायरेक्टली छोटी छोटी चीज के लिए डायरेक्टली कोर्ट में लोग जाते नहीं है। कोई कोई चीज आरटीआई से मुश्किल ये हम्म होता है, आसानी हो जाती बिल्कुल। है। कोर्ट यस में आपको जानबूझ के ये लोग कोर्ट भेजते हैं। कोर्ट इसलिए भेजते हैं यस कि कोर्ट में उनको मालूम है कि उनके खिलाफ कभी फैसला ही नहीं आ पाएगा। जबकि ये बिल्कुल बिल्कुल संस्थाएं इसलिए बनी है, आपके लिए बनी है संस्थाएं। आपको कोर्ट जाने की बिल्कुल जरूरत सर, नहीं। इन बिल्कुल लोगों को डंडे मारने हैं आपको, आप इनको बीच चौराहे पर नंगा कर सकते हैं। इतनी ताकत है आपके बिल्कुल पास। कोर्ट गए तो सामने क्या कहा जाएगा कि अरे कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है जो आप ये बाहर ये सब बोल रहे हैं। अरे कोर्ट पर हम क्यों जाए? पहले तुम्हारे को हमने खड़ा किया, तुम्हें हम तनख्वाह दे रहे हैं, तुम्हारे को पेमेंट दे बिल्कुल रहे हैं ये काम करने की है। रेरा के अधिकारी को पेमेंट दे रहे कि बिल्डर अगर गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। पुलिस को हम तनख्वाह दे रहे कि अगर किसी अपराधी ने गलत काम किया, किसी अधिकारी ने गलत किया तो उसको उसके ऊपर एक्शन लेना है। ये सब काम करने के लिए हम तनख्वाह दे रहे हैं ना उनको। तो हम क्यों कोर्ट बिल्कुल जाए? सर, हम उनको बैंड बजाएंगे और आरटीआई के द्वारा हम वो दस्तावेज निकाल करके उनको हम बराबर से ठीक कर सकते हैं। बराबर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सही। असीम पाटनी जी, आप भी कुछ फिर से बोलना चाह रहे हैं? सर हाँ मैं बोलूं? यस यस। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हेलो, मैं आसिम पटनी कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि अभी शर्मा साहब ने कहा हम्म आरटीआई के बारे में, वो सब सही कहा, लेकिन हम इसको रोकेंगे कैसा? जैसा कि पोस्ट कार्ड के बारे में बताए थे, तो आप एक एग्जाम्पल दे के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि कैसे पोस्ट कार्ड पे हमें लिख के कहाँ भेजना है और क्या करना है, जी। जो पोस्ट कार्ड हम के लोग बारे में हम लोग आपने आपको बताई थे। हम लोग पूरा ड्रॉप तैयार करेंगे। ड्रॉप तैयार करके वो चीजें देंगे आप लोगों को, है ना। और उसको आप लोगों को प्रिंट निकालना है, साइन करना है और फिर भेजना है। जहां जहां भेजना है वो सब चीजें हम बताएंगे आप लोगों को इस चीज की, है ना। और जहां थैंक भी यू। जरूरत हुई, अगर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, हमारे ऑफिस में आएंगे, हम लोग आपको निकाल कर आपके हिसाब से बना करके आप लोगों को देंगे और इसको भेजा जाएगा। ये जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस ताकत को, ये हमारी आरटीआई सही मायने में हमारे देश की असली आजादी है। इस असली आजादी को बंद नहीं होना है, इसको छीनने नहीं देना है। वापिस नहीं तो इसको हम हम लोग छूने नहीं इसको देंगे, उठाएंगे। आरटीआई के जी कानून को। यार थैंक यू। जी जी जी। धन्यवाद जी आपका। हाँ, और कोई कुछ बोलेगा? अरुण जी, अरुण सालवी जी है या नहीं है? चले गए? ठीक है, किरण जगदाले जी, आप कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। हैं? सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जी आप जब बोलिए। ड्राफ्ट करोगे ना, वो हाँ जनमाइती अधिकारी को पनिशमेंट देना, अगर टाइम पे माइती नहीं देता है
और आगे जाके हमको न्याय नहीं मिलता है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे कि हमें ऐसे भी न्याय नहीं मिल रहा था और इसके बाद में तो कोई अपील ही नहीं करेगा, इसके लिए सब बातें की हुई है। तो मुझे लगता है हमें उसके ऊपर ध्यान देके उनके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए कायदे से वो आना चाहिए कायदे में। नहीं, हमारा संगठन उसी पे काम कर रहा है। ये पूरे जो जजों को भेजे है, ये फर्स्ट अपील की हेयरिंग का कर रहे हैं, ये सब इसी चीज के ऊपर हो रहा है कि पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो जैसे दुकानदार ने आपको सामान बराबर नहीं दिया, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, वैसे ही सेम एक्शन आपको पीआईओ के ऊपर लेना है, बाकी कुछ नहीं। और उसमें जो भी कंपनसेशन वगैरह सब लेना है, पेपर तो मिलना है, लेकिन पहले उसने जवाब नहीं दिया या दुकानदार ने सामान नहीं दिया तो उसके ऊपर एक्शन, वैसा एक्शन पीआईओ के ऊपर होना है। ये सब काम हम लोगों को करना है, तो हम लोग कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, है ना। वो तो जो आप सब साथ में 18(1) के अंडर जो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और 21 और 22 में जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। क्यों, तो अभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जब मेरा हियरिंग हुआ था राज्य माहिती में 12 तारीख को, तो तभी वो कमिश्नर बोला कि संस्थे संबंधित माहिती असल्यामुळे देता येत नाही, असं मराठी में बोला, असं उत्तर तुम्ही देऊ शकत नाही। लेकिन जब ये ऑर्डर निकाला तो उसने कुछ भी नहीं उसके बारे में लिखा, उसने खाली बोला कि इनको डॉक्यूमेंट्स दे दो, केस क्लोज। तो मतलब जो बोलते एक है और करते एक है, उसके बाद में आगे जाके उनकी कंप्लेंट कहाँ पर करना है हमें तो पता ही नहीं है। उसके आगे आप जा नहीं सकते आपके हैं। पास उसका पूरा साधन है, आपके पास पूरा प्रोसेस है। अगर किसी ने आप गलत काम किया है तो उसके ऊपर आईपीसी के सेक्शन, अभी बीएनएस के सेक्शन सब बनते हैं, मगर उसके लिए आपको करना पड़ेगा काम, है ना। तो ये सारी चीजें, ये वो प्रोसेस नॉलेज भी आना चाहिए। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, जैसे आप दुकानदार के खिलाफ ले सकते हैं वैसे इसके खिलाफ भी ले सकते हैं। मगर वो करने का काम किसी ने नहीं किया, ये मेन मुख्य चीज है। हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग इन लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, ये सब चीजें और बहुत सारी एप्लीकेशन भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आज देखिए आप कोंकण डिवीजन में एसआईसी ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया पीआईओ के ऊपर। तो इसी तरीके के ऑर्डर हमें लेने हैं और उसके लिए हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। वो सब हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको शायद फोन करूंगी, मुझे भी मदद की जरूरत है, कि तो जो कमिश्नर का जो अनुभव है ना एसआईसी में, वो बहुत बुरा। और मैं नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं अभी राज्यपाल के पास जाओ, कौन करेगा इतना सब, टाइम तो 2-2, 3-3 साल तो हम लोगों के ऐसे गुजर, और हमारी उम्र भी है ना। हम ऐसे ही इनके ऊपर बहुत अच्छे से एक्शन ले सकते हैं। आप देखिए, बहुत आराम से लिया जा सकता है और करना है हम सबको मिलकर। देखिए एक सिंपल सा है, वो अपराधी को डर कब होता है, जब उसको नजर आता है कि उसका अपराध उसको सजा मिलेगी, तभी डर बैठेगा। तो हम लोग वो काम कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे, हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। और इसकी वजह से लेकिन ये चीजें बहुत गंभीरता से डालनी चाहिए हमारे ड्राफ्ट में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कोई अभी कुछ बोलेंगे? हाँ, और कुछ बोलेंगे? सर नमस्कार, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। बनना चाहिए था, वो कानून तो उसके ऊपर बनाया ही नहीं है लोगों ने, और ये आम आदमी का हक के ऊपर ही बोलती बंद करवा दी है ये लोग। जी 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 बिल्कुल, आम आदमी के ऊपर डायरेक्टली ये प्रहार है ना सर। हाँ, आ रही आवाज, आ रही। हाँ बोलिए। मैं बोला जो अगर अपील अधिकारी पहली बार हम लोग जब सूचना ये क्या हम लोग जब शिकायत लगाते हैं तो वो शिकायत का जवाब अगर वो एक ही बार में दे दे तो उसके ऊपर हमको दोबारा शिकायत लगाने की, अपील लगाने की जरूरत ही ना पड़ती है। बस जब ये लोग खुद काम कर रहे हैं तो ये हम लोग को घड़ी घड़ी शिकायत लगानी पड़ती है, आरटीआई लगानी पड़ती है। अब उसके ऊपर ये हमारे मुंह बंद कर रहे हैं जी, कानून के खिलाफ है हम लोग। वही उसी के लिए हमने ये प्रोसीडिंग शुरू की है। सावित्रीबाई का जजमेंट है हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, कि क्वासी जुडिशरी की प्रोसीडिंग होनी चाहिए पूरे नियम के साथ। और उसका नियम, कायदे कानून हमने इन्होंने दिए थे, 40 पेज का ये है, इसके जजमेंट है 5 सुप्रीम कोर्ट के, वो सब लगा के दिए। हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि वीडियो कैमरे के सामने विद रिकॉर्डिंग, रोजनामा वगैरह सब बिल्कुल नियम से बनना है, तब जाके फर्स्ट अपील में हम बैठेंगे, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे। हमें नहीं चाहिए फर्स्ट अपील आपकी, आपको नियम के साथ काम करना है। तो इस तरीके से हम लोग जब काम शुरू कर रहे हैं, किया है, और आप लोग सब लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आराम से ये लोगों को उसमें आना ही पड़ेगा। हमने कहा आप ऑब्जेक्शन दीजिए ना,
आप अगर कौशी जुडिशरी का जो सिस्टम बनाया है, हाईकोर्ट ने दिया है, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, आप हमें दीजिए लेटर में, हम जाएंगे फिर हाईकोर्ट में उस मामले में। लेकिन वो ये भी नहीं देते, लेकिन हम अड़े हुए हैं। तो इस सब के पीछे आप सब और सब लोग एक साथ खड़े हो जाए ना, तो आसानी से मिलेगा। और हमें ये प्रोसीडिंग में वीडियो कैमरे के सामने अगर FA की मतलब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की ये होगी, प्रोसीडिंग होगी, सुनवाई होगी, तो अपने आप हमें इंसाफ मिलने लगेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है ना? ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? हाँ हाँ बोलिए। सर, नमस्कार, प्रकाश बरा बोला। हेलो हेलो। हाँ प्रकाश जी बोलिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी देखो अपन उधर गए थे BKC पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि आपको 15 दिन के अंदर ये केस में तो FIR बनती है, मगर मेरे को ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तो मेरे को 15 दिन का टाइम मांगा मौका था। दीजिए। जी हाँ, टाइम दे दो। तो अभी 15 दिन तो होके गए बराबर, तो अभी हाँ, अपन तो अब उसके वहाँ ऊपर RTI ऐसा लगानी है, हमें RTI लगानी है, RTI। क्योंकि ये लोग ऐसे तो जवाब देते नहीं है, बराबर ना? हाँ RTI लगाने बराबर के सर। बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। RTI का जवाब नहीं देंगे तो उनके ऊपर हम कंपनसेशन और कंप्लेंट करेंगे 1-1 लाख रुपए की, बराबर? ओके, तब जाकर के बराबर ये सर। लोगों को समझ में आएगा कि हमारा कितना नुकसान होने वाला है, बराबर? हाँ बराबर तो बराबर सर। ये सबको समझना है, तो हम उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है? तो अभी RTI उसकी भी बन जाएगी। सेबी की तरफ से भी इसको रेरा को जो गया है लेटर, उसके ऊपर भी हमें RTI लगानी है दोनों जगह, तो वो भी हम तैयार कर रहे हैं। तो ये सब RTI के द्वारा, ये लोग RTI के जो डंडे पड़ेंगे ना, उसके द्वारा ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग काम नहीं करते, बराबर ना? बराबर सर, बराबर सर। तो ये सब चीजें हमें करनी, इसलिए हमें RTI के ऊपर जो इस तरह के बंदिश लगाई जा रही है, लिमिटेशन दिया जा रहा है, उसको रोकने की हम सबको जरूरत है, ठीक है? धन्यवाद मेरा सब प्रकाश जी। बाहर से हेलो हेलो, मेरा सब बाहर से अपील है कि हर जी एक बायर अपना अपना RTI लगाते रहो, जरूर अपना मतलब ये हो जाएगा, मतलब अपना सक्सेस हो ही जाएगा। होना ही और होना शर्मा है, सर के होना साथ। ही होना है। हाँ हमें देखिए कोर्ट हाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर RTI और इन ये- सब कंप्लेंट का काम करेंगे, तो कोर्ट जाने की हाँ जरूरत, बस हाँ प्रोसेस पूरे हो जाने दो आप। प्रोसेस पूरे हो गए, फिर ओके, उसके बाद इनको डंडे मारना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना? यस सर, जी, ठीक है अभी हमें RBI में भी जाना है, RBI की भी कंप्लेंट तैयार की जा रही है, तो वो भी वहां भी जाएंगे और उनको RBI वालों को भी डंडे हाँ, मारना है हमें, है ना? ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाह ओके रहा है सर। या फिर हम बंद करें? शेर अली कुछ बोलोगे क्या? ठीक है, चलो, शेर अली बोल रहे हैं। हाँ बोलिए शेर अली जी, चले। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। RTI कानून एक बेहतरीन कानून है, लेकिन इसमें बेहतरीन कानून ये लोग खत्म करने की चाह रहे हैं। तो हमारे जीवन की इतने सुंदर कानून को हमें खत्म नहीं होने देना है। हमें जो आप संशोधन किया गया है, नियम डाले गए हैं, सर्कुलर प्रशासन विभाग के द्वारा, सचिव के द्वारा, तो हमें इन्हें चुनौती देनी है। हमें एड़ी से चोटी तक ताकत लगाकर इस पे काम करना है। हमें ही नहीं, हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई है, बहन है, बंधु है, परिवार है, पीड़ित है या पीड़ित होने वाले हैं, उनको भी साथ में लेके हमें काम करना है, क्योंकि RTI कानून को हमें जिंदा रखना है। ये असली में हमें दूसरी आजादी मिली है, दूसरा हमें आजादी मिली है एक्चुअल में, तो हमें ऐसा खत्म होने नहीं देना है। इतनी सुंदर कानून को हमें जीवन रखना है, हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। और जो देशद्रोही अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, जो भी लोग है, इस भ्रष्टाचारी, दलाल, एक्टिविस्ट है, इनको हमें बेनकाब करना है। दुनिया के सामने इनको हमें नंगा करना है। जो भी
मंत्री हो, एक्टिविस्ट हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, उनको छोड़नी है हमें। तो हमारा जो हथियार है, इनको जो बेनकाब करना है देशद्रोहियों को, वो आरटीआई है। तो हमें आरटीआई कानून को जिंदा रखना है, इसकी जानकारी, अवेयरनेस सभी लोगों तक पहुंचानी है, सभी लोगों तक देनी है, जिससे आरटीआई कानून जिंदा रह सके और आरटीआई कानून का सभी को इस्तेमाल करना है। तो हम आप लोगों को जो भी लगाए गए हैं नियम, नए नए नियम लाए गए हैं, जो 10 रुपए का कोर्ट फी लगता था वहां पर 30 रुपए का कोर्ट, जहाँ पर 20 रुपए का कोर्ट फी लगता था वहां पर 50 रुपए, जहाँ पर कोर्ट फी लगता था सेकंड अपील में 20 रुपए का लगता था वहां पर 100 रुपए का दिया गया। तो उसमें हमें चुनौती देनी है और इस कानून को पीछे लेने के लिए, इस काले कानून को लेने के लिए हमें तैयारी करनी है और पेपर वर्क करना है। जो भी हो सके पूरी की पूरी हमें यहाँ पर साथ देना है। ये भी एक रेवोल्यूशन है, ये भी एक क्रांति है, तो हमें क्रांति लानी है। और आप सभी को जो हमारी तरफ से ड्राफ्ट बनेगा उसे आप लोगों को पोस्ट करना है, सीएम को, सीएम को करना है, जो भी है बताया जाएगा, सो जिसको भी करना है तो बताया जाएगा। तो आप लोगों को बड़े नियत रखकर इस काम करना है, खुद भी करना है, दूसरों से भी करवाना है। इतना बोल के मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।